डॉक्यूमेंटेड है। बिल्कुल, केजरीवाल ने पैसे लिए, कबीर अपनी जो इनकी एनजीओ थी उसके लिए पैसे लिए थे। उसके लिए पैसे लिए और थे। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीआईए, मतलब सीआईए चलाता है इसको। लोग बड़ा सोचते थे कि स्वामी बड़े नेशनलिस्ट हैं या स्वामी बड़े हिंदुइज्म वाले हैं। कोई सुब्रमण्य स्वामी हिंदुइज्म वाला नहीं है, कोई सुब्रमण्य स्वामी नेशनलिस्ट नहीं है। ये इनका अपना एजेंडा है। पर्सनल बेनिफिट, राज्यसभा की सीट दे दो, मिनिस्टर बना दो। मोदी ने नहीं बनाया क्योंकि मोदी को इन पर विश्वास नहीं है। और आज हमारी इकोनॉमी स्वामी के बगैर चल रही है। और ये वही स्वामी है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिराई थी। आप एक तरीके से ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इतनी कैपेबिलिटी है और वो पॉलिटिकली इतना उनके पास स्ट्रेंथ है कि वो चाहे तो 25-30 वोट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के अरेंज कर सकते हैं। ये मुझे किसी आईबी के ऑफिसर ने बताया था कि वो 8 से 10 वोटें कर सकते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं, इंदिरा गांधी की कैबिनेट के अंदर 2 मिनिस्टर थे, एक सीआईए का एजेंट था, एक केजीबी का एजेंट था। और पावरफुल थे, मिसेस गांधी भी जानती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। देखिए, हमारे जो आर्म फोर्सेस उनके पास क्या था, उनके पास जो गन्स थी ना, उनकी जो दूरी थी मारने की 500 मीटर की थी या 700 मीटर होंगी। पाकिस्तान के पास 1.5 किलोमीटर की दूरी से वो शूट कर सकते थे। तो अपने एरिया से बैठ करके हमारे सोल्जर को मारते थे। और जब हमारे सोल्जर के सिर भी कट गए, प्राइवेट पार्ट काट दिए, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो उनके सोल्जर नहीं है, उनके टेररिस्ट हैं। आज वो टेररिस्ट कहाँ जा रहे हैं? मर रहे हैं। अभी भी 3 मारे हैं इन्होंने। 80 टेररिस्ट बचे हैं, उनमें से 6 मार दिए, और भी मारे जाएंगे। और एक यूएस को वार्निंग भी है कि बंद कर दो पन्नू चन्नू का केस, बंद कर दो केजरी फेजरी का केस, और मोदी के साथ खड़े हो जाओ। यहाँ पे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर होगा तो स्ट्रांग डिसीजन लेगा। और यहाँ पे अगर कोई गधा बैठ गया सीट के ऊपर तो देश का बंटवारा कर देगा, देश को तोड़ देगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एनके सूद साहब। आप जो डिफेंसिव ऑफेंस के जो पुराने व्यूअर्स हैं वो एनके सूद को जानते हैं। कई बहुत लंबे अंतराल के बाद, तकरीबन 3 साल के बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे वापस लौटे हैं और रॉ के फॉर्मर ऑफिसर हैं। ईरान, लंदन और बाकी भी कई देशों में जो है भारतीय सरकार को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कुछ मुद्दों के ऊपर। तो वेरी वेलकम सर, हाउ आर यू? शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कई सालों के बाद आपके पास आ गए दोबारा। तो सर, पहला सवाल, एक तो सर जो केस आया है हनी ट्रैपिंग का, प्रवीण मिश्रा नाम का लड़का जो है आदमी, ये गुजरात के भरूच से अरेस्ट हुआ है। और भारत की जो खुफिया जानकारी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और आर्म्ड फोर्सेस की, और जो ऐसी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि किसी के पास भी एक्सेसिबल नहीं होती है, उसको पाकिस्तान अपने हैंडलर्स को, आईएसआई के हैंडलर्स को भेज रहा था। सर, ये हनी ट्रैप का सबसे पहले मुझे समझाइए। इस मुद्दे के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम बाद में आएंगे जी। हनी ट्रैप समझाइए सर, हनी ट्रैप है क्या? क्योंकि हनी ट्रैप बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, लोगों को भी लगता है कि ये काम कैसे करता है और कौन कौन से देश हैं जो इसमें महारत रखते हैं, हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस। देखिए, इसके अंदर मैं 4 कंट्रीज़ के नाम लूँगा। मेनली लूँगा यूएस का नाम, रशिया का नाम, पाकिस्तान और चाइना। ये 4 कंट्री मेनली हनी ट्रैप करते हैं। हनी ट्रैप क्या है? ये लड़कियों को या फेक लड़कियों को भेजते हैं किसी के पास, और जो इंपॉर्टेंट आदमी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, और दोस्ती करके उनको ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और ये काम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ काफ़ी करता है। अमेरिका भी करता रहा है बहुत बार, उसने बहुत से हमारे इंपॉर्टेंट लोगों को हनी ट्रैप किया है। रशिया भी करता था, और चाइना है ही, चाइना तो है इसके अंदर। लेकिन इस टाइम पे जो मेन आदमी सामने आ रहा है, मेन कंट्री सामने आ रही है, वो है पाकिस्तान। और जैसे आपने बात की दीपेंद्र मिश्रा की, इसको हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। प्रवीण मिश्रा, इसको हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई और कोशिश की गई, इसको ट्रैप कर दिया गया। और उसके बाद इससे इन्फॉर्मेशन ली गई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ड्रोन्स के बारे में थी वो ली गई। और इससे पहले एक और इंसिडेंट आई थी सामने, एक डीआरडीओ का ऑफिसर था, उसको भी हनी ट्रैप किया गया। एक्चुअली हनी ट्रैप ये करते हैं सोशल मीडिया से, या पर्टिकुलर आप बात कीजिए फेसबुक पे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होते हैं, वो फेसबुक में आ जाते हैं और जाने अनजाने के अंदर किसी न किसी को फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो अपने व्हाट्सएप के नंबर चेंज कर लेते हैं, और जब व्हाट्सएप के नंबर चेंज करते हैं तो उसके बाद उनसे बातचीत करते करते कुछ उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर देते हैं। और जो बातें ये करते हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं। जो अपोजिशन की पार्टी होती है, कई बार वो फेक लोगों को सामने प्रेजेंट करती है, और वो बातें रिकॉर्ड करने के बाद उसको ब्लैकमेल करते हैं, या उससे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है। और जब आदमी एक बार फंस जाता है, गलती करता है, तो दूसरी गलती करता है, दूसरी करता है तो तीसरी करता है, और उसके बाद एक बंडल बन जाता है। फिर वो फंस जाता है और
उनके ट्रैप में तो फंसता है, वो यहाँ भी एक्सपोज हो जाता है, अपनी इज्जत भी गुमा जाता है, अपने देश से धोखा भी कर लेता है और अपनी फैमिली के साथ भी उसकी पूरी बेइज्जती हो जाती है। और एक तरीके से सोचिए कि उस आदमी का पॉलिटिकल या दूसरा कैरियर भी ख़त्म हो जाता है। सर, हनी ट्रैपिंग का अगर हम देखें तो इतिहास बहुत पुराना है। जी। भारत में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और कई तो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी हनी ट्रैप हो चुके हैं पास्ट में। जी, बिल्कुल। किताबें लिखी जा चुकी हैं। जी, जी। हमारे एक फॉर्मर आपके ही महकमे के रॉ के ही एक स्टेशन चीफ हुआ करते थे चेन्नई में, वो हनी ट्रैप हो गए थे। और उस समय एलटीटी वाला पूरा मामला चल रहा था और उस समय भारत से एक तरीके से सपोर्ट भी जाता था श्रीलंका उधर। देखिए, ऐसा है कि उस टाइम पे बातचीत चल रही थी श्रीलंका के अंदर पीस लाने की, और ये ऑफिसर वहाँ पे पोस्टेड थे, इनकी सीआईए के लोगों से बात हुआ करती थी और श्रीलंका के लोगों से बात होती थी। तो मैं एक बात कहूँ कि बड़े कैपेबल ऑफिसर थे और एक टाइम पे उनको रॉ का चीफ बनना था, लेकिन आदमी कई बार एक गलती कर जाता है, एक पैर फिसल जाता है और उसको भुगतान देना पड़ता है। और बाद में जब सीआईए वालों से बात हो रही थी तो ये पता चला कि सीआईए वालों को सब कुछ पता है, जो इंडियन साइड बात करना चाहती है। तो अल्टीमेटली सोचा कि कौन उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अल्टीमेटली ये चीज़ गिरी एक आदमी के सामने कि ये आदमी हो सकता है, और तब उसको आइडेंटिफाई किया गया और पकड़ा गया। खैर, मैं इस केस को ज़रा अवॉइड करूँगा बात करने के लिए, क्योंकि रॉ का केस है, बहुत सी बातें करने की, क्योंकि इस ऑफिसर की अब तो सर इसके ऊपर किताब लिखी जा चुकी है। मतलब अब ऐसा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो अब हिडन है। और एड्रियन लेवी की बुक आई स्पाई स्टोरीज। हाँ जी। स्पाई स्टोरीज में तो बाकायदा बताया गया है, उसमें लिखा गया कि किस तरीके से वो उनको हनी ट्रैप किया गया, किस तरीके से वो बाहर गए और फिर किस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, तिहाड़ जेल में रखा गया और फिर 1 साल के बाद अचानक से उनको छोड़ दिया गया और किसी को नहीं पता कि वो किस बिना पे छोड़े गए, छोड़ने के बाद वो कहाँ गए, कहाँ रहते, नोबडी नोज एनीथिंग। बेसिकली मैं भी उनको बड़े अच्छे से जानता था, बड़ी इज्जत थी उनकी मेरे लिए, या मैं उनको बड़ी बड़ी इज्जत करता था। उनकी कैपेबिलिटी थी, ऐसा था कि जब उस टाइम पे रॉ की मीटिंग्स होती थी दिल्ली के अंदर, और जो वो मीटिंग के अंदर एंटर करते थे, बाहर से आते थे जब, तो उस टाइम पे रॉ के जो चीफ थे वो रुक जाते थे। मतलब उनको जब तक सीट पे ना बैठो तो दोबारा से स्टार्ट नहीं करते थे, इतनी इज्जत थी उनकी। लेकिन ना तो वो आदमी करप्ट था, ना वो आदमी बेईमान था, लेकिन कई बार आदमी का एक मोमेंट आती है गलती की, और गलती कर बैठता है। जब वो सीए के लोगों से दोस्ती हो जाती है, बात कर रहे थे आपस में, तो बात करते करते कोई बात थोड़ी सी फिसल गई और उन्होंने उसकी एक दोस्ती करा दी एक एयरलाइंस की जो पे काम करती थी लेडी, और वो सीआईए के लिए काम करती थी। उनको बाहर बुलाया गया, कंट्री से बाहर चले गए, और शायद उनकी कंप्रोमाइजिंग फ़ोटो खींच ली गई, और तब सीआईए ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 4 कंट्रीज़ मेनली इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक है पाकिस्तान, एक है सीआईए, यूएस, एक रशिया और एक आपका चाइना। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि महारत रखता है हनी ट्रैपिंग में। लेकिन क्या भारत भी हनी ट्रैप करता है? क्या हमारी भी कैपेबिलिटी है वो हनी ट्रैपिंग की? देखिए, कैपेबिलिटी तो बहुत है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म करता, क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी पॉलिसी नहीं है। हाँ ठीक है, आजकल पाकिस्तान के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं उसके पीछे रॉ का हाथ है। खैर, मैं इस पर भी कमेंट्स तो नहीं करूँगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है। लेकिन एक बात दूसरी जरूर है कि रॉ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करता। मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कंट्री से बाहर कहीं पोस्टेड था, तो यहाँ पे एक खबर आई कि पाकिस्तान का एक पीओके का एक्स प्राइम मिनिस्टर वो आ रहा है और मिलना चाहता है, और उसकी डिमांड है कि सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसकी डिमांड थी कि वो सेक्स में इंटरेस्टेड था किसी इंडियन से। तो किसी इंडियन से, किसी भी इंडियन से या हिंदू से, हाँ हिंदू से स्पेशली। हाँ, इनका एक स्पेशली एक फ्लेवर होता है उस चीज़ का कि एक तो हमें हेट भी करते हैं, फिर हमें पसंद भी करते हैं। नहीं, तो पसंद सिर्फ हिंदू औरतों को करते हैं। जी बिल्कुल, वही। तो बेसिकली जब बात हो रही थी हमारी मीटिंग के अंदर, 3-4 लोग हम बैठे हुए थे, तो इसके ऊपर चर्चा भी हुई। तो जो उस टाइम स्टेशन चीफ थे उनसे कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो किसने उसमें क्वेश्चन पूछा, सर क्या प्रॉब्लम है? हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कहते हैं मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे भी हैं, यंग बच्चे हैं, और उनको पता चलेगा कि हमारी कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ों के अंदर, तो हम खुद भी गिल्टी फील करेंगे और हमारी इंसल्ट भी होगी। और दूसरी बात है कि हमारी डिपार्टमेंट भी इंसल्ट होगी कि इन्होंने ये काम किया, तो क्या ये खुद तो नहीं इन्वॉल्व इस चीज़ों के अंदर। और तीसरी बात है कि हम अपने बच्चों को
उनको क्यों किसी के सामने प्रेजेंट करें या बेचें। बाकी जो जिसका जो काम है वो करे। तो उन्होंने इसके ऊपर मना कर दिया। तो वो कहते हैं हम इनको पैसा दे देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, ये देना चाहते हैं, पैसा दे देंगे, आप जो मर्जी करें। तो बेसिकली मैंने देखा कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है, रॉ की पॉलिसी नहीं है, बाकी सब कंट्री की पॉलिसी है। और जहाँ तक आप बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। मैं ईरान के अंदर भी रहा हूँ। ईरान के अंदर उनकी गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है अपने लोगों के बारे में या इस चीज़ों के बारे में। कोई भी मुस्लिम कंट्री इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके। और पाकिस्तान कहता है मैं इस्लाम का बादशाह हूँ, इस्लाम हमारी कंट्री के अंदर है। ये अगर आपकी कंट्री के अंदर इस्लाम है तो क्या आप ये काम करते हो? पाकिस्तान के अंदर तो कोई लड़की सेफ़ ही नहीं है, इवन मुस्लिम लड़की सेफ़ नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर क्या है कि वहाँ सेंटर बने हुए हैं, सेफ हाउसेज बने हुए हैं, जहाँ पे 10-20 लड़कियाँ बैठी होती हैं, कईयों के पीछे हिंदू के भगवान की फ़ोटो लगी होती है और रेगुलरली फ़ोन पे बात करती हैं। इंडिया के अंदर लोगों से दोस्ती करती हैं गलत नाम प्रेजेंट करके, क्योंकि उनके पास हिंदू या इंडियन के सिम्स होते हैं। वो तो एक आप सिम लेके कहीं पे बात कर सकते हैं और बात करके वो धीरे धीरे गलत नाम देके उनको ट्रैप करते हैं। जब दोस्ती हो जाती है तो उनको एक फ़ोटोज़ दिखा देती हैं अपनी, और आदमी उसको देखता है तो उसके बाद वीडियो बना लेती हैं, उसकी कपड़े उतार लेती हैं फ़ोटो के ऊपर, वीडियो के ऊपर या मोबाइल के ऊपर। और जब आदमी उसको देखता है तो फिर उसको ये ट्रैप करना शुरू कर देती हैं कि तुम्हारी फ़ोटो है मेरे पास। और लोग एक बार गलती करते हैं फिर फंस जाते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर रेगुलर काम है। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलरली फ़ोन किए जाते हैं गलत नंबर से। जो नंबर आइडेंटिफाई नहीं होते वो देखते हैं कुछ लोगों को, जैसे आर्मी के लोग हैं उनको नंबर देते हैं, फिर कहते हैं आपको रिवार्ड मिलेगा, कुछ और मिलेगा, ऐसी बातें करके उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि आप अपना बैंक का अकाउंट दे दो, उसमें पैसे दे देंगे और फिर पैसे भेज देते हैं। और जब एक आदमी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो वो आप समझिए कि कमज़ोर तो हो ही जाता है, गलती कर चुका होता है कि पैसे कहाँ से आए, पाकिस्तान से आए। तो वो या तो उनके कब्ज़े में आ जाता है या वहाँ से भाग जाता है। और भागने वाला आदमी तो बच जाता है, लेकिन जो यहाँ से दूर नहीं भागता वो फंस जाता है और फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी शुरू कर देता है। तो पाकिस्तान तो ऐसे भी काम करता है। लेकिन सर इसमें एक चीज़, मतलब एक मेरा छोटा सा सवाल है कि ये जो नया नेटवर्क चला हुआ है वीडियो कॉल्स का, कि आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है और आप उसको जैसे ही पिक करते हैं तो उसमें वीडियो कॉल में, अच्छा आपने पिक किया, आपने उठाया और आपने देखा कि आप देखते हो कि कौन है ये, जी। और जैसे ही वो कॉल ऑन होती है आप भी लाइव होते हो, सामने जो व्यक्ति है वो भी लाइव होता है। सामने वाला ऑलरेडी निर्वस्त्र होता है, उसके बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं होता, वो जो भी स्त्री है, जो भी महिला है, उसकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं होता। अब जब तक आप कुछ समझते, अब इतनी देर की तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है कि आप वीडियो कॉल पे एक महिला के साथ आप हो और सामने वाली महिला जो है वो निर्वस्त्र है, उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो इतना तो बहुत है, आप उससे बात करते हो नहीं करते हो, आप उसको जानते भी हो या नहीं जानते हो, ये तो बाद में आएगी बात। बट 2-4 सेकंड 5 सेकंड जब तक आप देखते हो, कुछ समझते हो कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से है, कहाँ का नंबर है, तब तक तो वो आपकी 5 सेकंड की वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो गई है। बिल्कुल। अब वो तो, और वो सर भेजते किसको हैं? वो भेजते हैं आपके बच्चों को, आपकी मदर को। उनके पास सारा डेटा होता है। तो सर मुझे ये बताइए, उनके पास ये डेटा कहाँ से होता है कि आपके पिता का भी नंबर होता है, आपकी माता का भी होता है, पत्नी का भी होता है, बच्चों का भी होता है? ये उनके पास हैकर्स बैठे होते हैं। आपके आधार कार्ड हो गया, अगर आपका एड्रेस पता चल गया तो आपके सारी डिटेल ले लेते हैं वहाँ से। आपके अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका जो वोटर कार्ड है वो भी डिटेल मिल जाती है, फैमिली मेम्बर्स की डिटेल मिल जाती है। तो ये इनके पास, हैकर्स के पास बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आपकी पूरी डिटेल ले लेते हैं फैमिली की और आपको धमकाते हैं कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करो, कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम इसको शेयर कर देंगे। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो इसको अवॉइड करते हैं। और ज़्यादातर लोग, अगर आपको वीडियो कॉल आती है उसको अटेंड नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। नॉर्मली कॉल कब आती हैं? ये आएंगी रात के अंधेरे में 10 बजे के बाद, जब आदमी आधी नींद में होता है, या उसके बाद आती हैं जब आदमी आधी होश की में होता है और उस टाइम पे गलती कर जाता है। दिन में आपको ऐसी कोई कॉल नहीं करेगा। और नॉर्मली अगर आपको अननोन नंबर से कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, तो क्यों उठाते हो? ये तो हर एक को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक मेरे दोस्त से बात हुई कि उसने कहा मेरे भाई को थ्रेटन आ रहा है, कोई उसको डीएसपी थ्रेटन कर रहा है। मैंने क्या हुआ? कहता उसने कोई फ़ोन उठा लिया, कोई बात कर रहा था, उससे लड़की से बात कर रहा था और कुछ उसने इस तरीके से मुझे बात बताई। तो मैंने कहा कौन है वो? कहता आप पुलिस स्टेशन में बात करो, मेरी हेल्प करो।
तो मैंने कहा भाई कौन फ़ोन कर रहा है? कहता डीएसपी कर रहा है। मैंने कहा उसको फ़ोन उठाओ, अगली बार फ़ोन आए तो उसको गाली दे देना, माँ बहन की गाली देना उसको। कहता क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो नकली आदमी है। पहली बात, कोई डीएसपी किसी को फ़ोन नहीं करेगा, इतने हाई लेवल का आदमी फ़ोन नहीं करेगा, करेगा तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल करेगा। और दूसरी बात है, दिल्ली के अंदर तो डीएसपी है ही नहीं, यहाँ पे तो एसीपी होता है, डीसीपी होता है। तो उसको गाली, तो उसने गाली दे दी और उसके बाद उस आदमी का फ़ोन नहीं आया। देखिए, आदमी को अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो उसको कॉशियस करना पड़ेगा, अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए। अगर आप उसकी धमकी में आ जाओगे तो आप अपने पैसे खोओगे, क्योंकि जो नॉर्मली ऐसे कॉल करते हैं वो पैसे डिमांड करते हैं, और एक बार आप पैसे देंगे तो आप छूटेंगे नहीं, दोबारा भी ऐसी कॉल आएंगी, दोबारा आएंगी। तो इन चीज़ों को एक तो अवॉइड करिए, अलर्ट रहिए, और अगर आपको रात के अंधेरे में अननोन नंबर से कॉल आती है तो मत अटेंड कीजिए, और स्पेशली अगर आपको वीडियो कॉल आती है तो उसका ध्यान रखिए। देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि जैसे हम रॉ के अंदर काम करते हैं या जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी या इंपॉर्टेंट ऑफिस के अंदर, वहाँ पे ऑफिस के अंदर आपको एक तो मोबाइल फ़ोन ले जाना प्रोहिबिटेड है, और दूसरा जिनको परमिशन होती है कुछ सीनियर सर्वर को छोड़ करके, उनको उनके ऊपर कैमरा ना हो, व्हाट्सएप ना हो, ये चीज़ों का इंश्योर किया जाता है। और आदमी यहीं से फंसता है, फेसबुक से फंसता है, और इसलिए बड़ा कॉशियस रहिए फेसबुक के ऊपर। स्पेशली फ़ोन कॉल अगर फेसबुक के थ्रू आती है तो उसको तो टोटल ब्लॉक कर दीजिएगा। हर एक को अपनी सिक्योरिटी करनी है। सर, इसमें एक मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि जब आप हनी ट्रैपिंग की बात करते हैं, आप दुनिया के थ्रेट्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ अपने इंटरनल थ्रेट्स भी तो हैं ना। अब जैसे कि हम ये देखें कि आपके साथ भी हमने डिस्कस किया था ये टॉपिक काफ़ी पहले, और अब जैसे केजरीवाल को ले लेते हैं, या जो इंडी अलायंस जो बना है, इनकी जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं पास्ट में, और खुद आम आदमी पार्टी का इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो हिस्ट्री है, बिकॉज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो आम आदमी पार्टी की इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही थी, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लिए, प्रूवन है, मतलब डॉक्यूमेंटेड है। बिल्कुल, केजरीवाल ने पैसे लिए, कबीर अपनी जो इनकी एनजीओ थी उसके लिए पैसे लिए थे, उसके लिए पैसे लिए थे। और फोर्ड फाउंडेशन क्या है? फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीआईए, मतलब सीआईए चलाता है इसको। फिर इनकी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, शायद उसका नाम भूल रहा हूँ, जहाँ से ये लोगों को रिवार्ड देते हैं, मैक्स से रिवार्ड देते हैं जो, वो भी फोर्ड फाउंडेशन चलाता है। और किसको देता है, किसको रिवार्ड देते हैं, किसको पैसे देते हैं? नॉर्मली ये लोग उनको देते हैं जो आपके लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, क्योंकि इंडिया को थ्रेट है यूएस से भी, जो इंडिया का दोस्त है, चाइना से और पाकिस्तान से, और ये लेफ्ट लीनिंग लोगों को पैसा देते हैं, जबकि अमेरिका राइट लीनिंग कंट्री है। क्यों देते हैं? क्या आप एज अ फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर ये मानते हैं कि इंडिया को थ्रेट अपने दुश्मनों से भी और दोस्तों से भी है? बिल्कुल है, और एंड एजेंडा दोस्तों का और दुश्मनों का सेम है। बिल्कुल एजेंडा यही है, क्योंकि एक तो अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया स्ट्रांग हो, अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी के अंदर, ये इवन इस्लाम के अंदर। वो यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी नहीं चाहते। देखिए, अमेरिका का पूरा कंट्रोल है साउथ अफ्रीका के ऊपर, वहाँ पे अमेरिका उनकी सिक्योरिटी देखता है। आज आधे से ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका के अंदर क्रिश्चियन बन चुके हैं, साउथ कोरिया के अंदर क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं। अमेरिका का ये एजेंडा है। अगर इंडिया के अंदर कन्वर्शन हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद भी, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी कन्वर्शन की वो सीआईए ने की, वो वहाँ कन्वर्ट करते रहे। जब यहाँ पे आईबी ने कंट्रोल किया, इंडिया के आईबी ने वहाँ पे कंट्रोल किया, तो इन्होंने नेफा के अंदर फॉरेनर्स का जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्शन हो चुकी थी, और बाकी को रोक दिया। तो इंडिया का जो मेन थ्रेट है हमारे सिस्टम को, यानी कि हमारी हिंदू मेजॉरिटी को कम करने का। सर, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी रिसेंटली जो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, वो बेसिकली जो माइती थे और जो कुकी थे उनके बीच का जो वायलेंस था जी, उसमें जो कुकीज़ हैं, कुकीज़ आर मेजॉरिटी क्रिश्चियंस। देखिए, मेजॉरिटी वहाँ पे मैतीस की है, हिंदूज की है। नहीं, जो कुकीज़ हैं, कुकी तो सारे क्रिश्चियंस हैं। बिल्कुल। और उनका और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ माइतीस का, और माइती जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है। बिल्कुल। कुछ कुकीज़ हैं 2%, 2.5%, जो कि अभी भी अपनी वो पुरानी जो उनकी जो परंपरा थी कि भाई प्रकृति की पूजा की, वो अभी भी करते हैं। आप इजराइली सोच लीजिए, वो इजराइल ओरिजिन के हैं। और देखिए, ये कौन है? ये ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं मणिपुर के अंदर। पहले एक ट्रायंगल होता था, ड्रग ट्रायंगल, थाईलैंड वगैरह, बैंकॉक वगैरह जो जगह है वहाँ पे, तो उसको यूएस ने ख़त्म किया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गया इंडिया के अंदर, क्योंकि एक जो बॉर्डर लगता है हमारा म्यांमार के साथ, वो एक ओपन बॉर्डर था,
16 किलोमीटर आदमी एक दूसरी तरफ से जा सकता था, आ सकता था, और कुकीज़ ने कंट्रोल कर लिया मणिपुर के ऊपर। और ये क्यों हुआ? जब वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो ड्रग की यहाँ पेडलिंग होती, ड्रग स्मगलिंग होती थी या ड्रग को उगाया जाता था, उस पर एक्शन लिया तो कुकीज़ अलर्ट हो गए और उन्होंने वहाँ कोशिश की डिस्टर्बेंस करने की, क्योंकि कुकीज़ के पास आर्म्स भी हैं। आर्म्स कौन देता है? आर्म्स देता है इनको चाइना। और पैसे कौन देता है? पैसे देता है जॉर्ज सोरोस, जो राहुल गांधी का दोस्त है, जो इनके क्लोज है। और दूसरी बात है, एक और, मणिपुर क्यों सेंसिटिव है? देखिए 2015 में, जब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो 2015 के अंदर मणिपुर के अंदर एक मैसेकर हुआ था जहाँ पे हमारे 20 सोल्जर मारे गए थे। उसके बाद जून 2015 में एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी म्यांमार के अंदर, जहाँ पे हमने उनके सारे कैंप्स को 2 कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर म्यांमार 40 हमने उनके मिलिटेंट को मार दिया था। फिर हमने म्यांमार गवर्नमेंट को प्रेशर डाला कि इनको यहाँ से हटाओ। और दूसरी बात क्या है, क्यों यहाँ पे कर रहे थे, क्यों, कुकी से एक और रीज़न था उनका, क्योंकि मणिपुर के अंदर ऑयल मिला है, और ऑयल उस जगह मिला है जहाँ पे कुकीज़ कंट्रोल करते हैं, और गवर्नमेंट चाह रही थी इनको यहाँ से हटाया जाए। और दूसरी बात है कि चाइना इसलिए कंसर्न है कि यहाँ पे ऑयल निकला है और इसको डिले करना चाहता है चाइना, कि इंडिया ऑयल ना निकाल पाए, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो पाए। दुश्मन तो यही चाहेगा ना कि हमारी इकोनॉमी एक तो स्ट्रांग ना हो पाए, होए तो लेट हो जाए। और देखिए अटैक कुकीज़ कर रहे हैं, और इसका केस उठा यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने केस उठाया। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में केस उठा सर। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने पेपर्स लिखे इसके ऊपर, वहाँ पे रैलीज ऑर्गेनाइज की अमेरिका में कुकीज़ के लिए, मैतीस के लिए नहीं की। हाँ, जबकि कुकीज़ स्मगलर्स हैं, कुकीज़ ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, और कुकीज़ ही मैतीस के ऊपर मार रहे हैं। इनके पास लेटेस्ट आर्म्स है, लेटेस्ट एमुनिशंस है, और सफ़र कौन कर रहा है? कुकीज़, नहीं, मैतीस सफ़र कर रहे हैं, और ये सपोर्ट कर रहे हैं कुकीज़ को। एक्चुअली ब्रिटिश जो है, ये आपके यूरोपियन के लोग हैं, ये अमेरिकन लोग हैं, टोटल बायस इंडिया के। इनकी कंट्री प्रॉब्लम क्या है इनको इंडिया से? इनको प्रॉब्लम यह है कि हम हिंदू हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। एक दूसरी प्रॉब्लम इनको ये है कि इंडिया स्ट्रांग ना हो जाए, क्योंकि इंडिया बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। एक तरफ इंडिया से मदद चाहते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया खड़ा हो जाए चाइना के सामने, और इंडिया अकेली कंट्री है जो चाइना के सामने खड़ी है, और कोई कंट्री चाइना के सामने ना खड़ी हुई है ना खड़ी हो सकती है। मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहा हूँ, चाइनीज़ आते थे हमारे एरिया के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और वहाँ पे आकर के कुछ महीने ठहरते थे, कुछ हफ्ते ठहरते थे, उसके बाद चले जाते थे। उनका पर्पस था क्लेम करना कि ये एरिया हमारा है, और लेकिन हमारी आर्मी को एक्शन नहीं लेती थी, तो हम बड़े डिस्टर्ब भी होते थे। लेकिन आर्मी ने कहा कि हमको ऑर्डर चाहिए, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर मिलेंगे तो हमको रोक सकते हैं। अब जब मोदी पावर में आए तो इन्होंने इनको लेह लद्दाख के अंदर रोक दिया, आगे नहीं बढ़े और वहीं पे रुके हुए हैं। लेकिन आज एक स्टेटमेंट आई है आपके सोवरेन स्वामी की कि इन्होंने अपनी लैंड दे दी चाइना को। स्वामी क्यों है? स्वामी क्यों मोदी को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि मोदी ने स्वामी को इंपॉर्टेंस नहीं दी, मोदी ने इनको मिनिस्टर नहीं बनाया, मोदी ने उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी। और लोग बड़ा सोचते थे कि स्वामी बड़े नेशनलिस्ट हैं या स्वामी बड़े हिंदुइज्म वाले हैं। कोई सुब्रमण्य स्वामी हिंदुइज्म वाला नहीं है, कोई सुब्रमण्य स्वामी नेशनलिस्ट नहीं है। ये इनका अपना एजेंडा है, पर्सनल बेनिफिट, राज्यसभा की सीट दे दो, मिनिस्टर बना दो। मोदी ने नहीं बनाया क्योंकि मोदी को इन पर विश्वास नहीं है। और आज हमारी इकोनॉमी स्वामी के बगैर चल रही है। और ये वही स्वामी है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिराई थी। कभी ये डीएमके से मिल जाते थे, कभी अन्ना डीएमके से मिल जाते थे। मीटिंग करा दी थी ना चाय के ऊपर सोनिया गांधी के साथ। हाँ। और एक वोट से गवर्नमेंट गिरा दी थी। देखिए, जब वो एक वोट से गवर्नमेंट गिरी थी, मेरी किसी आईबी के ऑफिसर से बात हो रही थी। उसने कहा हमारे पास कम से कम 8 या 9 एमपी होते हैं जिसको आईबी इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि इनका टच है इंटरनल अफेयर्स में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी भी सपोर्ट नहीं दिलाई गई। क्यों? उनको ना तो इंटेलिजेंस की सपोर्ट थी, और कभी फिर बात करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी को किसने धोखा दिया, कैसे धोखा दिया, कौन लोग थे जो अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा देते थे, या उनकी गवर्नमेंट गिराई उन्होंने, या 2004 के इलेक्शन के बाद उम्मीद थी कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आएंगे, क्यों नहीं आए? आप एक तरीके से ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इतनी कैपेबिलिटी है और वो पॉलिटिकली इतना उनके पास स्ट्रेंथ है कि वो चाहे तो 25-30 वोट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के अरेंज कर सकते हैं। ये मुझे किसी आईबी के ऑफिसर ने बताया था कि वो 8 से 10 वोटें कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ वीकनेसेस होते हैं, कुछ और इश्यूज होंगे। लेकिन हमारी एजेंसीज, इवन जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो एजेंसीज की सपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं थी, ये सपोर्ट थी सोनिया गांधी को। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं। एक जो अटल बिहारी वाजपेयी के एनएसए थे, उनके क्रेडेंशियल्स भी डाउटफुल हैं। तभी आपने देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हुई थी तो कई साल तक
वो जिंदा थे लेकिन मरे हुए थे क्योंकि उनका माइंड जिंदा था। सेम आपकी बात हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, वो भी बॉडी से मर चुके थे लेकिन उनका माइंड जिंदा था क्योंकि उनको दुख था कि हमारे अपने लोगों ने हमें कैसा धोखा दिया, उनके साथ के लोगों ने उनको धोखा दिया। चलिए हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। जो वो पॉलिटिकल डिबेट है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप भी नहीं बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम भी नहीं बात करना चाहते। लेकिन अमेरिकन अगर हम देखें जो अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर जो मीडिया की जो मूवमेंट चल रही है, जैसे हम इस इलेक्शन में देख ले, तो जैसे हमारा चैनल है, अगर एक नेशनलिस्ट चैनल है, प्रो गवर्नमेंट चैनल है या प्रो इंडिया चैनल हम कह लें, तो उसकी रीच कंप्रेस कर दी जा रही है सोशल मीडिया पे। जो ऐसे लोग जिनको मेरे ख्याल से 40,000 25,000 लोग भी नहीं देखते थे यूट्यूब के ऊपर, अचानक से उनकी व्यूअरशिप 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन जा रही है। ऐसे ऐसे चैनल्स की डिबेट्स, जैसे एक चैनल है जो कि नॉन कांग्रेसी मेन स्ट्रीम चैनल है और एक कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस की नेता की पत्नी चलाती है वो चैनल, उसकी डिबेट्स पे मेरे ख्याल से शायद 20,000 लोग भी नहीं देखते थे। 4-4 दिन पुराने उनकी डिबेट्स 20,000 व्यूज होते थे। अब हम देखते हैं अचानक से कि उनकी डिबेट्स पे सोशल मीडिया पे मतलब लाखों में व्यूज आ रहे हैं। क्या रीज़न है ये? पीएम मोदी के खिलाफ है, पीएम मोदी के खिलाफ यूएस है, पीएम मोदी के खिलाफ पाकिस्तान है, पीएम मोदी के खिलाफ चाइना है। हो सकता है और बहुत सी कंट्री हो पीएम मोदी के खिलाफ, जो ही नहीं चाहती इंडिया स्ट्रांग बने। पाकिस्तान तो खिलाफ है पीएम मोदी के क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे वीक गवर्नमेंट आए। ज़रूर ठीक बात है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, इसीलिए उनके मिनिस्टर एक धमकी दे देते हैं। न्यूक्लियर बम की भी धमकी देते थे पहले, लेकिन आज न्यूक्लियर बम की धमकी कौन दे रहा है? फारूक अब्दुल्ला या दूसरा आपका मनीशंकर अय्यर। ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान के अंदर पागल लोग बैठे हैं, मतलब वो हमको डरा रहे हैं। और यही पीएम मोदी ने बता दिया था पाकिस्तान को कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बम बैठे हैं हमने दिवाली के लिए पटाखे नहीं रखे हुए, और ये इंडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप यूएस को देख लीजिएगा, यूएस क्या कर रहा है? यूएस पन्नू का चक्कर उठा रहा है। क्यों पन्नू का केस उठा रहा है? पन्नू कौन है? कोई इनका वाइस प्रेसिडेंट है पन्नू? पन्नू एक टेररिस्ट है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि वो सीआईए का एजेंट है, सीआईए के रोल्स पे है और मोदी को टारगेट कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि मोदी अच्छी पावर्स में आए, मोदी को ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन हमारे लोग यहाँ पे, जैसे आपने एक मैं देख रहा आपका वीडियो, वो कहते हैं ये लोग, तो आपने कहा था कि यहाँ पे तो लोग आईपीएल देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। उनको इलेक्शन से कोई नहीं लेना, जो यंग पॉपुलेशन है। और आईपीएल क्या है? कि आईपीएल फेयर होता है। बहुत से क्वेश्चन उठे हैं आईपीएल के बारे में। यहाँ पे मैच फिक्सिंग होती है, ड्रग्स चलते हैं, और ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं आईपीएल के लिए, क्या इंडिया के लिए खेल रहे हैं? ये अपनी जेबें भरने के लिए खेल रहे हैं। इनकी अपनी जेबें भरी जा रही हैं, इसलिए मेहनत करते हैं कि पैसा आ रहा है। कोई देश के लिए नहीं खेल रहा। अगर इनको कंपलसरी है कि आपने यहाँ पे इंडिया के कंट्री को रिप्रेजेंट करना, वो इसलिए कि इनको आईपीएल के अंदर सीट मिले, वहाँ पे जगह मिले और ये पैसा कमाए। मैं आपको कुछ केसेस दिखा सकता हूँ जहाँ पे मैच फिक्सिंग हुई है, आईपीएल के नहीं, इंडिया पाकिस्तान की मैच की, बहुत साल पहले की। अभी बात करेंगे उसके ऊपर कि वो किसके लिए किया गया था, कौन लोग थे इन्वॉल्व इसके अंदर। दाऊद इन्वॉल्व था। और जब एक आईपीएल का मैच हो रहा था मुंबई के अंदर, उस टाइम पे यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। उस मैच को चेंज कर दिया गया, डेस्टिनेशन चेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आईबी बैठी थी, वहाँ पे सीबीआई बैठी थी, वहाँ पे ईडी बैठी थी, और अगर वहाँ पे कोई गलत टाइप की एक्टिविटी होती तो उनकी नज़र इनके पड़ती, इसलिए उसको शिफ्ट कर दिया गया यूएई के अंदर। सर बीसीसीआई इतना बड़ा माफिया है कि उनके पास खबर पहुंच जाती है कि आईबी वाले या ईडी वाले, सीबीआई, इतना पैसा और इतना रसूख है उनके पास। देखिए ऐसा है, वहाँ पे तो पता ही था ना कि उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि अकेला सुशांत सिंह नहीं मरा था, 20 और लोग मरे थे। और उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड वहीं पे एक्टिव था। अंडरवर्ल्ड हर एक जगह पे होगा जहाँ पे पैसा होगा। अंडरवर्ल्ड आईपीएल के अंदर भी है, अंडरवर्ल्ड जो इंडिया के मैच होते हैं उसके अंदर भी है, अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड के अंदर भी है। लेकिन आज अंडरवर्ल्ड वहाँ से थोड़ा गायब हो, खिसक गया। गवर्नमेंट स्ट्रांग है, वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए वहाँ पे थोड़ा खिसक गया। अगर दोबारा कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, देखिए अंडरवर्ल्ड के लोग कहाँ, क्या इनका इंटरेस्ट है? पैसा। बहुत से लोगों के बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर मर्डर हुए जिनके फार्म हाउसेस थे, अकेले थे। ये अंडरवर्ल्ड के लोग उन पर वॉच रखते हैं और किसी न किसी तरीके से उनका गला घोट देते हैं, मार देते हैं, और वो केस दब जाता है।
सुशांत सिंह राजपूत के अंदर भी यही हुआ था। क्या किसी ने आवाज़ उठाई सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर? किसी बॉलीवुड के आदमी ने, एक दो ने उठाई, उनको भी धमकी दे दी। और अब जब सलमान खान को वहाँ पे धमकी मिली तो सारा का सारा बॉलीवुड उनके घर चला गया। इवन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वो भी उनके घर चले गए। क्यों भाई? अब आपको क्या याद आई है सलमान खान की? क्यों चले गए वहाँ पे आप? क्योंकि आपको वोटें चाहिए? मिलनी है नहीं वो बिल्कुल नहीं मिलनी। मुसलमान आपको वोट नहीं। अच्छा, हम फिर बात कर रहे थे आपके ये जो आपका केस होता है कि हनी ट्रैप का, इस पे अब रशिया में बात करते हैं एक टॉपिक पे। 1975 में जब इमरजेंसी थी इंडिया के अंदर, तो रशिया ने कहा कि आप हमारे जो पार्टी टू पार्टी कंटेक्ट भी होना चाहिए। तो उन्होंने इनवाइट किया अपनी कंट्री के अंदर यूथ कांग्रेस के लोग। इंदिरा गांधी पावर में थी तो यूथ कांग्रेस के लोग रशिया के अंदर गए, और जैसे रशिया के अंदर लैंड किए प्लेन से, एयरपोर्ट पे वहाँ पे लड़कियाँ स्टेशन थी पहले। और आपको पता है कि जो पजामे वाले लोग होते हैं उनके पजामा भी काफ़ी ढीला होता है, और ये उनके साथ घूमने लग गए। जगह रखी हुई थी, बुक करी हुई थी उन्होंने पहले वहाँ पे आसपास, कहीं पे टेंट लगाए होंगे या कुछ भी होगा, और इन्होंने बड़ा एंजॉय किया। तो मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, कहते भाई वहाँ पे गए थे रशिया के अंदर, वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा भाई ऐसा इनकी वीडियो बन चुकी है, और रशिया फ्यूचर के लिए सोच रहा था कि जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं ये पावर में तो आएंगे, फिर पकड़ेंगे इनको, यूज़ करेंगे अपने लिए। और वैसे भी आपको बता दूं, इंदिरा गांधी की कैबिनेट के अंदर 2 मिनिस्टर थे, एक सीआईए का एजेंट था, एक केजीबी का एजेंट था, और पावरफुल थे। मिसेस गांधी भी जानती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी वो। इतनी पावरफुल केजीबी और इतनी पावरफुल सीआईए थी? नहीं देखिए, पावरफुल तो वो थे ही। उस टाइम पे हमारे पास एजेंसी कहाँ थी? हम तो एजेंसी तो थी, एजेंसी थी, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान की तरफ कंसंट्रेट कर रहे थे। हम सीआईए और केजीबी को तो काउंटर नहीं कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि केजीबी ने इंडिया को नुकसान पहुँचाया। नुकसान इंडिया को पहुँचाया तो वो पहुँचाया सीआईए ने। हमारे प्राइम मिनिस्टर तक का मर्डर कर दिया, हमारे साइंटिस्टों का मर्डर कर दिया। और आज भी सीआईए क्या कर रही है? कभी निज्जर का केस, कभी पन्नू का केस। फिर जब से अमेरिका ने केजरीवाल का नाम उठाया, इसको सपोर्ट दिया, तो सारी बात क्लियर हो गई कि फोर्ड फाउंडेशन से लिंक थे जो केजरीवाल के। तो फोर्ड फाउंडेशन के पीछे कौन है? क्यों अमेरिका को चिंता थी? और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इनको क्लियरली कह दिया, हमारे एनएसए ने भी क्लियरली कह दिया कि हम जानते हैं कि आप पन्नू और केजरीवाल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो यूएस या सीआईए ने अपने आप को खुद एक्सपोज किया। लेकिन अगर पीएम मोदी इस टाइम अच्छी पावर से आ जाते हैं, 400 नहीं तो 350 370 सीटों से पावर में आते हैं, तो पीएम मोदी और इंडिया वर्ल्ड के अंदर बड़े इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे। और इसी से यूएस को भी चिंता है, इससे पाकिस्तान और चाइना को तो चिंता है ही। तो आपके हिसाब से सर, आपने बताया कि यूथ कांग्रेस वाले रशिया गए थे, फिर बाद में उनमें से लोग मिनिस्टर भी बन गए और उनकी वीडियोस बनाई गई। मतलब अब सोचो ना कि कितना फॉरवर्ड लुकिंग, कितना फ्यूचरिस्टिक उनका अप्रोच होता है कि वो यूथ कांग्रेस के ही लेवल पे बच्चों को, या भारतीय जनता युवा मोर्चा, मतलब ये जो बेसिकली यूथ ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इनको इस लीडरशिप को ही बुला लेते हैं नहीं लाइफ के इतने अर्ली स्टेज पे, और उनकी वीडियोस कॉम्प्रोमाइजिंग जो भी उनको चाहिए होता है वो करके रख लेते हैं, होपिंग कि यार वन डे इनमें से कोई ना कोई बड़ा नेता बनेगा। देखिए, इसको कहते हैं टारगेट स्पॉटिंग। अब आप देखिए जेएनयू में क्या चल रहा है, इतने साल से कम्युनिस्ट रूल कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने पूरी कोशिश कर ली, उनको हटा नहीं पाई। मोदी ने कोशिश कर ली, उनको हटा नहीं पाई। इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतना गलत तरीके से सिस्टम बनाया हुआ वहाँ पे, और कुछ कर नहीं पा रहे। तो देखिए, जो एजेंसीज होती हैं ना, ये फार साइटेड से काम करती हैं। मैं पाकिस्तान के ऐसे की बात नहीं कर रहा। अब देखिए, एक और मैं आपको बात बताऊंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कैसे होते हैं। आई के गुजराल बने थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बनते कह दिया आईबी को कि आप पाकिस्तान के एम्बेसी के ऊपर हाई कमीशन में वाच न रखो। क्या हुआ? पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल्स खड़े कर दिए यहाँ पे इतने सालों के अंदर, क्योंकि पीएम की बात तो आपको माननी पड़ेगी, हमारी कंट्री तो अलग है नहीं। और रॉ को भी कह दिया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दो। समझाने की कोशिश की गई, नहीं माने, क्योंकि आई के गुजराल एक कम्युनिस्ट थे, और कम्युनिस्ट कभी भी देश के सगे नहीं हो सकते। उनको देश से कोई प्यार नहीं है। प्यार तो बहुत से लोगों को नहीं है। राहुल गांधी भी तो जाके चाइना बैठ गए थे, उनके गुण गाते हैं, उनके एम्बेसी में बैठ गए थे। 2008 के अंदर राहुल गांधी चाइना गए थे और एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया था उन्होंने, और पूरे परिवार को ले गए थे। माँ को भी लेके गए, बहन को भी लेके गए, बहनोई को भी लेके गए, दोनों अपने भांजों को लेके गए। हाँ,
और फिर आप देखिए जगह जगह क्या करते हैं जा करके, चाइना को प्रेस करते अच्छा हैं। ये सब कहते हैं कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन ले ली है, कोई कहता है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 20,000 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन अगर कोई देश किसी दूसरे देश का अगर कब्जा कर ले, मतलब देखिए उस जमीन वो को अननोटिस चला जाएगा, मतलब नहीं देखो, जैसे इन्होंने अक्साई चीन पे ज़मीन पे कब्जा किया, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और नेहरू ने कहा था यहाँ तो घास भी नहीं उगती। और आज शोर कौन मचाता है रवीश कुमार को लेकर के कि एक गांव पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। वो गांव पे चाइना ने कब्जा किया था 1960 में। रवीश कुमार ने शोर मचाया, राहुल गांधी ने शोर मचाया, अब एक सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं सामने शोर मचाने के लिए। ये देश के, ये मुझे समझ नहीं आता कि देश से इनको नफरत क्यों है। राहुल गांधी को इसलिए नफरत है कि राहुल गांधी पीएम नहीं बन रहा, और सुब्रमण्यम स्वामी को इसलिए नफरत है कि सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी ने पीएम नहीं बनाया, पीएम नहीं सर, एफएम, सीएम एफएम नहीं बनाया। फाइनेंस मिनिस्टर। तो सर मैं जो सवाल था, मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ कि सर उनकी जो अप्रोच है केजीबी की, वो ये है कि वो बहुत अर्ली स्टेज में लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। पता है कि इनमें से कहीं ना कहीं अगर 50 बंदे आए तो इनमें से 5 तो ऐसे होंगे जो कल को कहीं ना कहीं सेंटर में मिनिस्टर बनेंगे। अगर 100 बंदे आए इनमें से अगर 2 भी सेंटर में बने तो कम से कम 3 तो ऐसे होंगे जो राज्य में बनेंगे, और फिर उनके थ्रू सरकार के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, उनके थ्रू और लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उनके थ्रू और लोगों को हनी ट्रैप करेंगे। सर इस तरह की जो सीक्वेंस चल रहा है, और हमारे यहाँ यह पॉलिसी है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी। मतलब रॉ तो बिल्कुल ही नहीं करती, बिल्कुल। क्योंकि उसका तो मैंडेट ही नहीं है इंडिया के अंदर ऑपरेट करने का। बट जिनका है मैंडेट इंडिया के अंदर ऑपरेट करने का, वो भी डरते हैं हाथ लगाने से इनको। देखिए आप, पहले क्या होता था, तेजस्वी यादव क्या करते थे, सीबीआई वाला आएगा तो हम तुम्हें हटा देंगे, हम तो बर्बाद कर देंगे। और जिन जिन लोगों ने धमकी दी, चाहे सीबीआई को दी चाहे ईडी को दी, उन पे इन्होंने अपना शिकंजा और ज़्यादा टाइट कर लिया है। मतलब आप बैठ के धमकी दे रहे हो कि मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, 8वीं पास आदमी यहाँ पे पीएम बनना चाहता है। और जिस आदमी को अकल नहीं है बात करने की, जो कहता है कि चूल्हे के ऊपर कोयला रख के मैं रोटी बनाऊंगा, वो यहाँ का पीएम बनना चाहता है। फिर जो आदमी चाइना को प्रेस करता है, पाकिस्तान को प्रेस करता है। सर रामचरितमानस डालकर, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ करके उसको चूल्हे में डाला जाता है, मनुस्मृति को फाड़ करके उसके पन्नों को चूल्हे में डाला जाता है, और उसके ऊपर कढ़ाई रख करके और उसके ऊपर चिकन बनाई जाती है, और उसकी वीडियो बना करके, शॉर्ट क्लिप्स बना करके, रील्स बना करके वायरल कराई जाती हैं इस देश में। तो सर डोंट यू थिंक कि ये अपने आप में ये खुद एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है? देखिए आपका जब कंट्री का पार्टीशन हुआ किस बेस पे हुआ था? रिलीजन पे, हिंदू रिलीजन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। इस्लाम वहाँ जाएगा, इस्लामिक वहाँ जाएंगे। कितने चले गए? 4 करोड़ चले गए। इंडिया में कितने रह गए मुसलमान? 3.5 करोड़। अगर ये 3 करोड़ भी इनमें से चले जाते पाकिस्तान के अंदर तो क्या होता? पाकिस्तान का कितनी पॉपुलेशन होती? 30 से 35 करोड़ होती। वो 20 करोड़ को तो फीड नहीं कर पा रहा, 35 करोड़ में क्या करता? फिर क्या करते? इनके तो पजामे भी ढीले होते हैं। ये तो काम भी नहीं करना चाहते क्योंकि फ्री में पल रहे थे। पहले इनको अमेरिका पैसा देता रहा, गल्फ पैसा देता रहा, फिर इनको फेक करेंसी के पैसे आते रहे। फेक करेंसी भी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने दी थी पाकिस्तान को। जब से ये फेक करेंसी बंद हो गई, इनके सब कुछ टाइट हो गया, खाना पीना भी टाइट हो गया, वहाँ पे रोटी नहीं मिल रही। और दूसरी बात क्या है कि किसने रोका मुसलमानों को यहाँ से जाने के लिए? मुसलमान किसने शोर मचाया? यूपी और बिहार के, वो तो गए नहीं। क्यों नहीं गए? नेहरू ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि आप इनको जाने मत दो, और इनको रोक लिया। इवन मऊ के जो मुसलमान थे वो जाना चाहते तो गांधी जी वहाँ पहुँच गए कि इनको मत जाने दो। आज अगर हमारी कंट्री के अंदर कंट्री को रोका जा रहा है तो इनकी वजह से। इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदुओं की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों के अंदर 8% कम हो गई, इनकी बढ़ रही है। और जिसके देखो 8-8 बच्चे हैं। लेकिन ये अगर मोदी ना आते तो आप सोचिए 10 साल के अंदर क्या होता, कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाती। इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, खैर उसको नहीं हम रोक पाए, लेकिन कम से कम अवेयरनेस तो आई है। कम से कम राम मंदिर तो बना है, और जो मंदिर है वो हमारी स्ट्रेंथ है। अगर राम मंदिर बना है यहाँ पे अयोध्या के अंदर, साथ में जो सोमनाथ मंदिर है वो भी अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। बहुत से मंदिर डेवलप किए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, महाकालेश्वर उज्जैन में कॉरिडोर। अब इससे क्या है कि इससे हमारी आस्था बढ़ी है, इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। और अब दोबारा इनको पावर में आने दीजिएगा, 2 बच्चों से ऊपर किसी को पैदा नहीं करने देंगे। जितना जन शोर मचाना मचा ले, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा।
देश की पॉपुलेशन ग्रोथ को तो रोकना ही पड़ेगा, और स्पेशली जो ग्रोथ पॉपुलेशन है एंटी हिंदू की, उसको रोकना पड़ेगा। पढ़ते लिखते तो है नहीं, रेडियाँ चलाते हैं, फ्रूट बेचते हैं। आप देखिए रेडी वाले सारे होते हैं मुसलमान होते हैं, और अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो अपने कृपान निकाल के, चक्कू निकाल के खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी जेब में क्या, हमारी जेब में चाबी तक नहीं मिलती, लोहे की चीज़ वही नहीं मिलती। फिर सड़क के ऊपर नमाज़ पढ़नी शुरू कर देते हैं। ये तो एक पुलिस वाले ने जिसने इनको लाते मार के भगाया, उसकी मेहरबानी है कि इस टाइम पे दिल्ली पुलिस ने उसके ही खिलाफ कार्रवाई कर दी। उसको रजिस्ट्रेट करना चाहिए इनको। क्या उसने गलत काम किया? कोई इलीगल काम किया उसने? उठाया नहीं उठे? क्या पिटते रहेंगे पुलिस वाले यहाँ पे? और दूसरी बात है, किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती रोड के ऊपर। इवन एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने कहा था कि हमारे यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती रोड पे। मैं ईरान के अंदर रहा हूँ, वहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती रोड के अंदर ऊपर। इवन सऊदी ने मना कर दिया कि आप रोड पे ऊपर तो नमाज छोड़िएगा, आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते मस्जिदों के अंदर। साथ में इवन आपको जो ईद के ऊपर आपने खाना खिलाना है वो नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वहाँ गंदगी फैलती है। वो सुधर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनको कौन प्रमोट करता, कौन सपोर्ट करता है? शिवसेना ने महाराष्ट्र के अंदर सपोर्ट किया इनको कि आप लगाइए लाउड स्पीकर। नवनीत राणा उसको जेल में डाल दिया कि उसने हनुमान चालीसा पढ़ ली। ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है? इसको कुछ पॉलिटिशियन हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम में जिस बंदे ने पहली बार अजान दी, बिलाल ने, मक्का में, क्या उसने लाउड स्पीकर पे अजान दी थी? मेरा ये सवाल है। जी, उसने तो नहीं दी थी जी। और सर इसमें भी सियाही है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का राज था और ब्रिटिशर्स ने लाउड स्पीकर्स इंट्रोड्यूस कराए इंडिया में, तो पाकिस्तान के अंदर मतलब जो मौलवी थे उन्होंने मना कर दिया। मैं इंडिया की बातें नहीं कर रहा हूँ, इंडिया छोड़ दीजिए। आज का जो पाकिस्तान है वहाँ के मौलवियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये शैतानी चरखा हम अपने छतों पे, अपनी मस्जिदों पे नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा कि ये गैर इस्लामिक है। क्या प्रॉफिट के समय से जब पहली अजान जब बिलाल ने दी तो कहा कि तब से लेकर के आज तक अजान जो है वो मीनार के ऊपर चढ़ करके, इसलिए मीनार ऊंची बनाई जाती है कि मीनार पे चढ़ करके वो बंदा जो है वो मौलवी जो है वो अजान दे, लोगों को बताए। तो कहे कि ये शैतानी चरखा है, ये तो मगरिब की पैदावार है, हम ये नहीं लगने देंगे। उस समय जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी, और सर ब्रिटिश इंटेलिजेंस और CIA एक ही चीज़ है ना, मतलब एक दूसरे के ही तो भाई। अब वही यूरोप वाले ही यही ब्रिटिशर्स और ये आयरिश और स्कॉट्स और यही सारे जाकर के तो वहाँ अमेरिका में बसे ना, गोरे जितने भी हैं, तो उन्हीं के भाई भतीजे हैं सारे। ऑस्ट्रेलिया वाले भी वही हैं सेम। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने पैसे देना शुरू किए, मौलवियों को पैसे दिए, कुछ मौलवियों को, कि अगर तुम अपने यहाँ पे अगर मीनार पर अगर लाउड स्पीकर लगाओगे तो हम तुम्हें महीने के 100 रुपये 200 रुपये देंगे। और उस जमाने में प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में महीने के 100 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। तो उसके लालच में कुछ मौलवियों ने लगवा लिए। अच्छा, जिन मौलवियों ने लगवाए, एक नया एक्सपीरियंस था लोगों के लिए, लोगों ने पहली बार लाउड स्पीकर देखा था या लाउड स्पीकर पे कुछ सुना था, तो पूरा मोहल्ला जाग जाता था। तो अच्छा, जहाँ से अजान आती थी वहाँ लोग इस शौक से जाते थे नमाज पढ़ने, हम लाउड स्पीकर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बाकी की मस्जिदें थी वहाँ पे लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब वहाँ के जो मौलवी थे उनकी दुकानदारी बंद हो गई, तो फिर मजबूरन उन्होंने भी लगाया और ख़रीद के लगवाया उन्होंने। उनको तो पैसे मिलते थे, इन्होंने ख़रीद के लगवाया फिर जिन्होंने मना किया था। तो ये इंट्रोड्यूस भी इन्होंने ही कराया, इन्हीं गोरों ने ही कराया हिंदुस्तान में। दूसरी चीज़, उर्दू। कहते हैं उर्दू हमारी ज़ुबान, उर्दू हमारी तहजीब। खैबर पख्तूनख्वा में, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने किताबें लिख दी हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि KP में, पेशावर में, आपके मर्दान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, इन इलाकों में जो है जा कर के गाँव में, वहाँ किसी को उर्दू नहीं आती थी, बिकॉज पश्तो बोलते हैं सारे। वहाँ पे बच्चों को जा कर के उर्दू ब्रिटिश ऑफिसर्स पढ़ाते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो कि इंडिया में नौकरी करते थे और जिनको उर्दू जिन्होंने सीख ली थी, वो ऑफिसर्स को स्पेशल बुलाया गया पूरे इंडिया से, और उनको पूरे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और पूरे पाकिस्तान में उन हिस्सों में जहाँ पर पे नॉन उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशंस थी, वहाँ पे, क्योंकि पंजाबी तो इनके जो आज का जो पाकिस्तानी पंजाबी तो आज भी बिकाऊ है, तब भी बिकाऊ थे। वहाँ पे भी सर इनको जो है उन अंग्रेज़ों ने पढ़ाया उर्दू।
क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बनाना था। तो पाकिस्तान बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को ना उर्दू आती थी, ना मोहम्मद अली जिन्ना को कोई और लैंग्वेज, उनको अपनी मेमनी भाषा आती थी और अंग्रेजी आती थी। ना वो हिंदी बोल सकता था ना उर्दू बोल सकता था, इसलिए उसके साथ एक ट्रांसलेटर होता था। तो एक दोस्त ने बहुत अच्छा किस्सा सुनाया, वो पाकिस्तान चले गए, जो फ़ोन पे बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वैभव जी आप बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी उम्र दराज है, मेरे ख्याल से अब अपने 90s में है वो। तो उन्होंने मुझसे बताया और बिल्कुल फिट हैं आज भी, अमृतसर से गए हैं। उन्होंने बोला कि अमृतसर में मोहम्मद अली जिन्ना का भाषण हो रहा था। क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना का भाषण हो रहा था और वहाँ पर वो भाषण दे रहे थे स्टेज पे, और एक बंदे का, मैं यंग था, मेरी नई नई नौकरी लगी थी, मैं 20-21 साल का रहा होऊंगा और मेरी नई नई नौकरी लगी थी। मैं जा रहा था, मैं रुक गया सुनने के लिए कि देखूं क्या कह रहा है ये। कि मैं बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल स्टेडियम के, जैसे मैदान के बिल्कुल बाहर के एरिया में चलते चलते मैं रुक गया। कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, वो कुछ ऐसे बहुत गरीब सा मजदूर टाइप का था और मुसलमान था। तो कहे कि उसने कुछ बोला और क्या सबने ताली बजाई, तो इसने भी ताली बजानी शुरू कर दी, और कहे जो लोग अंदर बैठे हुए थे मैदान में उनसे तेज ताली ये बजा रहा था। मैंने उसको पूछा कि यार, मैंने उसको देखे, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि मैंने कहा यार ये बंदा तो, इसको तो अंगूठा छाप पे लगता है देखने से, इसको अंग्रेजी कैसे समझ में आ रही है। उसको पूछा कि यार तुम्हें समझ में आ रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन जो कह रहा होगा ठीक ही कह रहा होगा। ठीक है, तो ये जो कह रहा होगा ठीक ही कह रहा होगा, ये माइंडसेट इनके दिमाग में भी इन्हीं अंग्रेजों ने डाला। तो सर ये जो एंटी इंडिया सर जो पॉलिसीज चल रही हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स की हो चाहे CIA की हो, मतलब 5 आइज को ले लेते हैं, ये 5 आइज जितने भी, ये सारे एक ही भाई भतीजे तो हैं सारे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तो सारे के सारे, अमेरिका। तो इनका सर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज देयर एंड गोल? क्या वो इंडिया को 15-20 हिस्सों में अलग अलग देखना चाहते हैं? ये उनका एंड गोल है कि यार एक इंडिया बहुत बड़ा है? देखिए, शुरू से जब इंदिरा गांधी पावर में थी तब भी बात हो रही थी कि साउथ को अलग किया जा रहा था। कौन कर रहा था? ये सारा CIA के ऑपरेशन थे, यही डिस्टर्ब करना चाहते थे। अभी साल भर पहले साउथ में टी-शर्ट्स बांटी गई ना, हाँ, कि मुझे हिंदी नहीं आती है और तुम हिंदी बोलते हो, भाग जाओ यार। देखिए ये एक्चुअली क्या है कि जो हमारे रीजनल पार्टीज हैं, सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये जब टी-शर्ट, मैंने ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने ट्वीट किया हुआ है, मैंने 1 महीने पहले जब ये टी-शर्ट्स निकली हैं मार्केट में, उससे 1 महीने पहले मैंने बोला था कि साउथ में जो चेन्नई कॉन्सुलेट है अमेरिका की, चेन्नई कॉन्सुलेट्स में एक जो CIA की ऑफिसर है, उसने कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको उसने अपनी जेब में रखा हुआ है, और कैबिनेट मिनिस्टर इनको अपनी जेब में रखा हुआ है, और कुछ 3 लाख टी-शर्ट्स प्रिंट कराई गई थी पूरे तमिलनाडु में बांटने के लिए। वो 3 लाख टी-शर्ट्स तमिलनाडु में पहुंची कि नहीं पहुंची, गांव में अभी वहां पे जो रहने वाले जर्नलिस्ट हैं वो सर्वे करें, लेकिन वो टी-शर्ट्स साउथ के जो सेलिब्रिटीज थे, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको दी गई। उनसे कहा गया कि आप इसमें अपनी फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पे डालें, और उन्होंने डाली। अब यही है ना कि पैसे का खेल है, और पैसे क्या चाहता है अमेरिका? इंडिया से दोस्ती चाहता है कि चाइना को काउंटर करो। वैसे तो इंडिया को तोड़ने में लगा रहा इतने साल तक, लेकिन अब इंडिया से दोस्ती चाहता है तोड़ कि आप चाइना के सामने खड़े हो। दूसरी तरफ क्या कर रहा है? इंडिया कमज़ोर बने। क्या कमज़ोर इंडिया तुम्हारे काम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जब तुम्हें कोई दिक्कत होती है चाइना की तरफ से तो कहते हो इंडिया खड़ा हो जाए, लेकिन इंडिया तुम्हारे पैरों में नहीं गिरेगा। जैसे रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो उन्होंने कहा जी इंडिया से आप रशिया का साथ छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है, हमको आज भी सपोर्ट कर रहा है, हमारे आर्म्स एमुनिशन रशिया से आते हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है, हम कैसे साथ छोड़ दें? हम कमज़ोर हो जाएं, हमारे डिफेंस फोर्सेस खत्म हो जाए क्या? हमें स्पेयर पार्ट चाहिए। तुम्हारे को जरूरत पड़ती है तो कहते हो ड्रोन्स ले लो, 2 महीने बाद मुकर जाते हो। हम किसकी तरफ देखेंगे? वही 100 रुपए की चीज़ 10,000 में देते हो। हाँ, देखिए जब 62 का वार हुआ था, 62 का वार हुआ, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे US के अंदर, और उन्होंने कहा जी हमको प्लेन्स चाहिए। तो उन्होंने उसको बिठाया, कहते आपको प्लेन्स चाहिए? आपके पास तो जो प्लेन्स हैं वो तो 2nd वर्ल्ड वार के हैं, रात को उड़ नहीं सकते, तो आपके प्लेन तो नुमाइश में रखने वाले हैं। उसका मजाक उड़ा के उनको वापस भेज दिया। फिर इंडिया रशिया की तरफ गया, और जब 65 का वार हुआ तो दो हमारे पास MiG-19 थे जिसको हम सब टाइम उड़ा सकते थे। बाकी जो प्लेन थे वो रात को उड़ नहीं सकते थे, फिर भी हमने वार जीती। जबकि
यूएस के पास पाकिस्तान के पास लेटेस्ट एयरप्लेन थे, मिराज तक थे उनके पास, और साथ में उनके पास लेटेस्ट टैंक्स थे। उसी को देख करके तो यूब खान को जोश चढ़ गया कि अब इंडिया को अब जीत देंगे। बिल्कुल ठीक कहा था उसने कि हम ब्रेकफास्ट अमृतसर में करेंगे, अम्बाला के अंदर हम लंच करेंगे और लाल किले के ऊपर हम डिनर करेंगे। और उनका जो कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उनके पास इतना आर्म्स था, एमुनिशन थे, आर्मी उनकी तैयार मॉडर्न थी बेसिकली, मॉडर्न थी। हम 1962 का वार हार चुके थे, लेकिन हम किससे जीते? अपने विल पावर से जीते। देखिए, हिंदू बड़े कमज़ोर हैं, हिंदू लड़ते नहीं हैं, लेकिन जब लड़ते हैं तो दिल ठोक के लड़ते हैं। और उसी ठोक से हमने पाकिस्तान को चने चबा दिए, टोटल हरा दिया, टोटल टैंक्स उनके डिस्ट्रॉय कर दिए। पाकिस्तान को इंडिया के सामने भीख मांगनी पड़ी अमेरिका के साथ जाकर के कि हमसे अब दोस्ती करा दो, वार ख़त्म करना चाहते हैं। और आज फिर पाकिस्तान के कुछ लोग कहते हैं, इंडिया के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान में क्या हिम्मत है? 93,000 सोल्जर 1971 वार के अंदर पाकिस्तान के पैंट उतार के खड़े हो गए थे हमारे सामने। उनके साथ अमेरिका था, उनके साथ पूरा गल्फ था, जिन्होंने 400 टैंक्स दी थी पाकिस्तान को। यूएस से ने इनको लेटेस्ट आर्म्स दे दिए थे, ईरान ने 400 टैंक दे दिए थे, सऊदी ने 400 टैंक दे दिए थे, टर्की ने भी इनको सपोर्ट किया था। और यूएस की 7th फ्लीट आ गई थी यहाँ पे, ब्रिटेन की भी नेवल फ्लीट आ गई थी, जबकि हमारे पास उस टाइम पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो भी मरा हुआ सा था। 18,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसके ऊपर शायद कुछ हर मुश्किल से प्लेन उड़ते होंगे। तब भी हम वार जीत गए, क्योंकि रशिया हमारे साथ था। और जैसे इनके एयरक्राफ्ट पहुँचे इंडियन ओशन के पास, क्योंकि जाना चाहते थे बंगाल की खाड़ी में, तो रशियन सबमरीन नीचे से उठ के आ गई, तब भाग गए। तो हम रशिया का साथ कैसे छोड़ दें, जिनको माली में अपनी बेस बनाना चाहते थे श्रीलंका के, कि ताकि इंडिया को हम डिस्टर्ब कर सकें। अगर इनकी बेस बनती श्रीलंका के ट्रिंकोमाली में, तो इंडिया को हमेशा खतरा रहता। और इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, उन्होंने एलटीटी खड़ी कर दी। और जब एलटीटी खड़ी हो गई, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई, तो इनकी बेस बंद हो गई, बेस बनी नहीं। तो इंदिरा गांधी का बहुत कंट्रीब्यूशन, मैं बाकी नेहरू फैमिली की बात नहीं करता, इंदिरा गांधी का बहुत कंट्रीब्यूशन इंडिया के उसको स्ट्रेंथन करने में। 71 वार इंदिरा गांधी जीता अपनी हिम्मत से, अपने दम से। मुझे इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इमरजेंसी के टाइम में जो हमारे पॉलिटिशियन थे, ये अमेरिका के इशारे पे आके काम कर रहे थे। सर, ये जितने भी आज की डेट में इंडी अलायंस में बैठे हैं, या जो अपोजिशन पार्टीज है इंडिया में, ये सारी की सारी उसी जेपी मूवमेंट की तो पैदावार है। ये जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल। नहीं, बीजू को आप छोड़ दीजिएगा, मैं बीजू को नहीं इसमें गिनूंगा। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता मैं कह रहा हूँ सर, जितनी भी सोशलिस्ट लीडरशिप आज की डेट में इंडिया में खड़ी, देखिए, इनमें से बीजू ने कभी उल्टी बात नहीं की। जब यहाँ कोविड आया ना, तो उड़ीसा ने अपने स्टील प्लांट्स बंद कर दिए और पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाई। वो तो केजरीवाल ने ऑक्सीजन को बर्बाद कर दिया यहाँ पे। और जो इनका फादर था बीजू पटनायक, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है 62 वॉर के अंदर, और उसके बाद भी उसी ने इंडिया को मदद करके हमारा जो स्ट्रेंथन किया था नॉर्थ ईस्ट। पायलट भी थे, रॉ का जो एयर विंग है वो उनके मदद से बना हुआ है। तो मैं बीजू को इसके अंदर नहीं गिनूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा पटनायक ग्रुप की। हाँ ठीक है, बात होगी। मैं सर ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो सोशलिस्ट लीडरशिप है इंडिया की, जितनी भी ये पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, ये सारी की सारी जो पैदावार है, ये तो उसी जेपी में मोस्ट करप्ट थे, मोस्ट करप्ट। और जेपी का क्या कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर क्या कर दिया जेपी ने? सिर्फ इंदिरा गांधी को हटाने का काम किया ना। क्यों हटाया इंदिरा गांधी को? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इंडिया को 1971 का वार जितवाया था, पाकिस्तान के टुकड़े कराए थे। 1 करोड़ यहाँ पे बांग्लादेशी आए थे, जिसको हमने फीड किया, जिसको पूरा वर्ल्ड हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने 1974 के अंदर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कराया था। और अगर 1974 का बम ब्लास्ट ना होता, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बम ब्लास्ट किया था वो भी ना होता, हम कभी न्यूक्लियर ना बनते। इंदिरा गांधी इंडिया को मजबूत बनाना चाहती थी। और ये जो लोग हैं उस टाइम के अपोजिशन के, कुछ बीजेपी के लोग भी साथ होंगे, सबको पावर चाहिए। इन्होंने इंदिरा गांधी को अपोज करते करते इंडिया को अपोज करना शुरू कर दिया, उसको इमरजेंसी लगानी पड़ी। लेकिन इंदिरा गांधी और मोदी में एक फ़र्क है, दोनों नेशनलिस्ट हैं। मैं एक बात बड़े जोर से कहूँगा, दोनों नेशनलिस्ट हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए। जब सिक्किम के अंदर यूएस घुसना चाह रहा था, चौग्याल की जो वाइफ थी, वहाँ का जो किंग, उसकी वाइफ मिसेस कुक, वो सीआईए की एजेंट थी। जब इंदिरा गांधी को पता चला तो उसने सिक्किम को मर्ज करा दिया। सियाचिन, जीबीएस सिद्धू ने वो ऑपरेशन लीड किया था। बिल्कुल, बड़े कैपेबल ऑफिसर, आज भी मेरे टच में है, कभी बात होती है उनसे, मिला हूँ 3-4 बार जाके उनको जब टाइम मिलता है। ब्रिलियंट ऑफिसर, बहुत अच्छा काम किया था, रॉ के चीफ भी बन सकते थे, लेकिन
कुछ लोग इसलिए नहीं चीफ बनते कि उनको कहते हैं कि हमारे यार टेम्परामेंट ठीक नहीं है, कोई हमें पीएम वगैरह उल्टी बात कहते हैं तो हम सह नहीं पाएंगे। हम्म, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे पीएम आए जो देश को बर्बाद करना चाह रहे थे, ऐसे भी आए। पाकिस्तान में तो हैं ही ऐसे सारे, हमारे यहाँ पे कई आए। मैं गुजरात की बात करूँगा स्पेशली। मनमोहन सिंह क्या करते थे? सोनिया गांधी के इशारे पे नाचते थे। लेकिन जो काम इंदिरा गांधी कर गई, सियाचिन का मर्जर करा दिया इंडिया के साथ, या जो काम मोदी कर रहे हैं, किसी और ने वो काम नहीं किया। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बात करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव नेशनलिस्ट थे, बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन उनमें दम नहीं था। वो किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते थे। इंदिरा गांधी कर सकती थी। इंदिरा गांधी ने की, यूएस को चैलेंज भी किया, यूएस के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान के टुकड़े किए, यूएस को डिफीट किया। एक्चुअली पाकिस्तान को डिफीट नहीं किया, हमने यूएस को डिफीट किया। और मोदी, वो भी यूएस के प्रेशर में नहीं आए। मोदी वो गलती नहीं करते जो इंदिरा गांधी करेगी। इंदिरा गांधी थोड़ी फास्ट थी। अब जैसे आप लाल किले पे हमारे घुस रहे थे खालिस्तानी और किसान, ये चाइना के कहने में घुस रहे थे ना। चाइना और जॉर्ज सोरोस सब लगे हुए थे। मोदी उनको क्या हटा नहीं सकते थे, रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे, गोलियां चलनी। लेकिन एक गोली चलने से क्या था कि पूरा एक सिस्टम बना हुआ था कि एक गोली चलाएंगे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की बदनामी कर देंगे। राजदीप सरदेसाई ने तो कोशिश की करने की, बरखा दत्त तो वैसी बैठी हुई हैं, करण थापर भी बैठे हुए इसी काम के लिए, लेकिन झंडा तो काट दिया। करण थापर को CC1 नहीं मिल रहा सर, उसको ढूंढ के दे दीजिए ना कहीं से। वो बहुत परेशान है जब से पन्नू का ये इंडाइटमेंट हुई है। वो परेशान है कि ये CC1 कौन है। CC1 कभी वो फॉर्मर चीफ का नाम ले रहा होता है, स्पेकुलेशन। कभी अमेरिका से किसी जर्नलिस्ट को बुलाता है, कभी किसी फॉर्मर चीफ को ही बुला लिया उसने। दुलत साहब को बुला के पूछा कि ये CC1 कौन है। अच्छा, मैं तो नाम नहीं लेता, बट वो नाम ले लेकर के मतलब जितने भी लोगों को उसने पन्नू के केस के ऊपर बुलाया है, एक चीज कॉमन है सब में कि ये CC1 जो है ये सामंत गोयल है। ये उसका एक सवाल हमेशा हर इंटरव्यू में रहता है। देखिए CC1 क्या होता है? कैजुअल कंटैक्ट 1। यस। और कैजुअल कंटैक्ट 1 कोई सोर्स नहीं होता। ये करण थापर को बता दें। और अगर आप बात करते हैं, दुल्ला साहब कोई रॉ के ऑफिसर नहीं है। ये IB से डेपुटेशन पे लाए गए थे, और डेपुटेशन पे ला करके इन्होंने रॉ को जितना बर्बाद किया किसी और ने नहीं किया होगा। ये कोई आपने देखा है रॉ का ऑफिसर जो राहुल गांधी की यात्रा पे निकला हो, दुल्ला साहब को छोड़ करके? कोई आपने रॉ के चीफ को देखा है कि एक क्लब का इलेक्शन लड़ता और हार जाए? ये दुल्लत है। क्लब का इलेक्शन हार गए? अरे जो PM के हाउस घर के पास जो क्लब है, वहाँ पे प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। क्यों बनना चाहते थे? कि इनको वहाँ पे कब्जा मिल जाए। वहाँ पे रूम होते ही हैं बहुत कुछ, उसको यूज़ करना चाहते होंगे इस चीज़ के लिए, खाना पीना फ्री। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों का पेट नहीं भरता, कुछ लोग हैं सेटिस्फाइड। जैसे एक मैंने रॉ के चीफ से बात की, वो PM मनमोहन सिंह जब रिटायर होते थे तो मनमोहन सिंह से मिलने गए। तो मनमोहन सिंह से उन्होंने कहा, सर मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो मनमोहन सिंह ने कहा, जी ऐसा करिए आप मैडम से मिल लीजिए। तो कहते मैंने 2-3 सेकंड सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर मिसेस सिंह कहाँ मिलेंगी? उन्होंने कहा मिसेस सिंह नहीं, मैडम सोनिया। कहते फिर मैंने सोचा भाई 2-3 सेकंड कि सर वाई शुड आई मीट हर, शी इज़ ए पॉलिटिशियन। मैं अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ, मुझे कोई जॉब तो चाहिए नहीं, मैं नौकरी तो लूँगा नहीं कि मैं अपनी पोजीशन को ख़राब कर दूँ, या मैं ऐसा पोजीशन कोई आपके पास कोई और अच्छी पोजीशन हो, या मैं देश की सेवा कर सकूँ। मैंने बहुत काम कर लिया, बड़ा थक गया हूँ, मैं रेस्ट चाहता हूँ। मैं क्यों मिलूँ मैडम सोनिया से? तो नहीं मिले वो। लेकिन दुल्ला साहब तो ऐसे नहीं है ना, वो तो राहुल गांधी के पीछे भी चल पड़े, कोई जो नौकरी दे दो, कोई कुछ और दे दो। क्या मांगते हैं राहुल गांधी से? इनके कभी बात करेंगे तो इनके भी किस्से सुनाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने देश को बर्बाद करने की कोशिश की। ये सारे बर्बाद करने वाले कांग्रेस में ही क्यों जाते हैं? देखिए बेसिकली क्या है, जब कांग्रेस पावर में थी तो भी इनका अलग एजेंडा था। जब मनमोहन सिंह का टाइम था तो आपने देखा कि हमने कोई डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे हो, VVIP हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, वो भी धंधा हो गया था। ऑगस्टा वेस्टलैंड, हाँ, मतलब वो हेलीकॉप्टर्स भी सर वो हेलीकॉप्टर्स थे जिनको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट के यहाँ जब बिडिंग हुई और उन्होंने टेंडर निकाला कि भाई US प्रेसिडेंट को ट्रैवलिंग के लिए एक VVIP चॉपर चाहिए, तो उसमें जब बिड्स आई तो उसमें एक बिड ऑगस्टा वेस्टलैंड की भी थी। तो US प्रेसिडेंट ने कहा कि इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत महंगा है जी। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर जब उसकी बिड आई तो कहा कि हाँ हम लेंगे, हमारे लिए महंगा नहीं है, और हमें एक नहीं चाहिए, हमको 1 दर्जन चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ
कि आपको हेलीकॉप्टर क्यों चाहिए थे, क्या आपको अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए चाहिए थे। हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारी एयरफोर्स, हमारी डिफेंस फोर्सेस को क्या चाहिए। उसके लिए तो आपने कोई नहीं खरीदी थी, कोई हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, उनके लिए तो आपने जूते तक नहीं खरीदे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी, हेलमेट नहीं खरीदी कि हमारे पास पैसे नहीं है। आपको जब मिराज चाहिए, आपको जब प्लेन चाहिए थे, आपने कहा जी हम तो प्लेन ले नहीं सकते, पैसे नहीं है हमारे पास। अब क्या हो रहा है? अब कौन खरीद रहा है? मोदी को क्या फॉरेन से पैसे आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए? क्योंकि इसलिए नहीं खरीदे कि यहाँ पे कमीशन नहीं मिलती थी। जो भी आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इनके अंदर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है और वो किसी को कमीशन दे नहीं सकती, इसलिए इन्होंने वो सामान खरीदा नहीं। मोदी ने तो खरीदा। इंदिरा गांधी क्या करती थी? सर इन्होंने तो एक सेफ्टी पिन भी नहीं खरीदा, फौज के लिए एक नट बोल्ट भी नहीं खरीदा। तभी तो हमारे अंदर लोग आके मार जाते थे, उनके टेररिस्ट। देखिए हमारे जो आर्म फोर्सेस उनके पास क्या था, उनके पास जो गन्स थी ना, उनकी जो दूरी थी मारने की 500 मीटर की थी या 700 मीटर होंगी। पाकिस्तान के पास 1.5 किलोमीटर की दूरी से वो शूट कर सकते थे। तो अपने एरिया से बैठ करके हमारे सोल्जर को मारते थे। और जब हमारे सोल्जर के सिर भी कट गए, प्राइवेट पार्ट काट दिए, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो उनके सोल्जर नहीं है, उनके टेररिस्ट हैं। आज वो टेररिस्ट कहाँ जा रहे हैं? मर रहे हैं। अभी भी 3 मारे हैं इन्होंने, 80 टेररिस्ट बचे हैं, उनमें से 6 मार दिए, और भी मारे जाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला साहब को चिंता है कि पाकिस्तान से बात करो, मणिशंकर को चिंता है पाकिस्तान से बात करो। अभी और के जो राहुल गांधी, चाइना में तो डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि तुम पावर में नहीं आ रहे। और तुम ऐसे तो पावर में आओगे नहीं, काम तो करोगे नहीं। यात्रा निकालनी थी तुमने अरुणाचल से, लेकिन चाइना ने इनको लास्ट मोमेंट में कह दिया कि ये तो हमारा एरिया है। इन्होंने असम मणिपुर से निकाल ली, क्योंकि चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। अभी आप आने दीजिए पीएम मोदी को। मैं भगवान से ये कृपा करूंगा कि पीएम मोदी अच्छी पावर से आए, लोगों को अकल आए, लोग सिर्फ आईपीएल ना देखें, वोट डालें। और अगर पीएम मोदी अच्छी पावर से आएंगे तो चाइना का बैंड बता दिया जाएगा। अगले साल के अंदर पीओके इंडिया के अंदर होगा और यूएस को इंडिया के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। यूएस इंडिया को सपोर्ट करेगा। साथ में जिस दिन पीओके इंडिया के पास आ गया तो चाइना का बैंड बच जाएगा, पाकिस्तान चाइना का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, अक्साई चीन भी इंडिया ले लेगा चाइना से, और हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। मालदीव को भी सबक सिखा देंगे। अभी तो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, इनको भी सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम अपने बैकयार्ड पे कोई नेवल बेस नहीं बनने देंगे, कोई चाइना के नेवल बेस नहीं बनने देंगे। आपने देखा कि जब मालदीव ने यहाँ पे नेवल बेस बनाया, चाइना से जो घर पे चले गए इनके प्रेसिडेंट, तो पीएम मोदी का विजन देखिए। पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने लक्षद्वीप में जाकर के एक कुर्सी बिछा ली और लोगों ने बायकॉट शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ कि मालदीव के पसीना आ गया जब तुम्हारे टूरिस्ट नहीं आएंगे। दूसरा काम क्या किया पीएम मोदी? एक विजिट से 2 काम करते हैं, 3 काम करते हैं। दूसरा क्या किया? हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, वो चले गए मालदीव के अंदर और पूरे शोर शराबे के साथ वहाँ पे नेवल बेस हमने बना दी, अनाउंस कर दिया, क्योंकि मालदीव सबसे क्लोज है, मालदीव के सबसे क्लोज है लक्षद्वीप। और एक वार्निंग दे दी पूरे वर्ल्ड को कि वी आर प्रेजेंट हियर, हम यहाँ खड़े हैं। एक पाकिस्तान को वार्निंग दे दी, एक चाइना को भी दे दी, क्योंकि देखिए चाइना के पास इस टाइम पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा वो ट्रायल पे है, चौथा बन रहा है, और 2035 तक वो 5 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर देंगे। जब उनके 5 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या वो साउथ चाइना सी में जाएंगे? इंडियन ओशन में भी आएंगे, हमारे एरिया में भी आएंगे, तो क्या हम उनको देखते रहेंगे? हम पहले से वार्निंग दे रहे हैं चाइना को कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। और यही वार्निंग है यूएस को कि स्टैंड विद अस। तुमने 5 तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए साउथ चाइना सी के अंदर, लेकिन जब तक इंडिया तुम्हारे सामने नहीं आएगा, इंडिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे चाइना का। और एक यूएस को वार्निंग भी है कि बंद कर दो पन्नू चन्नू का केस, बंद कर दो केजरी फेजरी का केस, और मोदी के साथ खड़े हो जाओ। यहाँ पे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर होगा तो स्ट्रांग डिसीजन लेगा, और यहाँ पे अगर कोई गधा बैठ गया सीट के ऊपर तो देश का बंटवारा कर देगा, देश को तोड़ देगा। बहुत फ़र्क है मोदी और बाकियों के अंदर। इंदिरा गांधी को तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आपका एजेंडा दूसरा था। मोदी तो आपके साथ खड़ा है, मोदी ने आपको तो धोखा नहीं दिया। मोदी अगर यूएस के साथ खड़ा है तो रशिया के साथ भी खड़ा है, और इन्होंने स्पेशली कहा था इनको कि आप रशिया को टच मत करो। रशिया इज़ नॉट डेंजर टू यू, रशिया आपको एंडेंजर नहीं कर रहा, आपको एंडेंजर है, डेंजर है वो चाइना से है। और आज इन्होंने रशिया यूक्रेन वार शुरू कर दिया। रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट होकर के इजराइल हमास वार शुरू हो गया, फिर इजराइल ईरान वार स्टार्ट हो रहा था। तो नुकसान किसका हो रहा है? यूएस का हो रहा है। आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए थी चाइना की तरफ। आपका काम इंडिया कर रहा है। इंडिया अपने ब्रह्मोस दे रहा है फिलीपींस को, इंडिया अपने बेस बना रहा है इस आसियान कंट्रीज़ के अंदर,
तो तुम क्या कर रहे हो? तुम इंडिया के ऊपर पन्नू लेके खड़े हो। एक चूहे के ऊपर तुमने जान लगा रखी है अपनी। चेन स्मोकिंग सरदार, नहीं देखिए, मतलब एक चेन स्मोकर सरदार सबको पता ढूंढ है के वो लाए कौन है। दुनिया का। मतलब सोचे कितना बड़ा वो फ्रॉड है। ही इज अ चेन स्मोकर। बिल्कुल। मतलब जो पन्नू को जानते हैं उसको पता है, उन सबको पता है कि चेन स्मोकर है। और जब वीडियो बनाता है तो दाढ़ी वो पगड़ी बांध करके सर पे वो पटका बांध करके चला आता है। और बांध करके वो शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है। वुमेनाइजर है। और इनके तो सारे एसेट्स ही वही है ना, CIA के और MI6 के, इनके तो एसेट्स ही सारे यही हैं। जो वुमेनाइजर होंगे, गलत हरकतों में होंगे, नशेड़ी होंगे, ड्रगिस्ट होंगे, चेन स्मोकर होंगे। तो मैंने इसके ऊपर सर एक वीडियो भी किया था। जो DEA का और जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है इनकी, अमेरिका की, और CIA और FBI, ये आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। FBI और CIA का तो उतना वो नहीं है कोऑपरेशन, लेकिन DEA का और CIA का बहुत क्लोज कोऑपरेशन है। अगर सर आपको याद हो तो वो जो अपना डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद गिलानी, हाँ, वो बेसिकली DEA का एसेट था। DEA के लिए काम करता था, उनके पेरोल्स पे था। और हेडली तो बेसिकली नाम भी नहीं था उसका शायद। दाऊद गिलानी नाम था उसका। ठीक है, वो पाकिस्तानी बाप था उसका और अमेरिकन मदर थी। और वो मतलब 16 साल की उसकी पूरी स्कूलिंग पाकिस्तान में आर्मी स्कूल में हुई है। वो 18 साल की उम्र तक पाकिस्तान में रहा है बचपन से, और 18 साल की उम्र के बाद वो अमेरिका गया है। और जब पहली बार पाकिस्तान से वो अमेरिका गया है तो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है एयरपोर्ट पे, और तब से ही वो DEA का एजेंट बना है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो एजेंसीज पिकअप करती हैं ना, वो ऐसे लोगों को पिकअप करती हैं जो देखिए नॉर्मल आदमी क्यों काम करेगा? नॉर्मल आदमी वो काम करेगा जो नेशनलिस्ट होगा, नेशन के लिए काम करेगा। वो चाहिए नहीं होता। उसको नहीं कुछ चाहिए। और जो ड्रगिस्ट होता है, नहीं, एजेंसियों को वो चाहिए नहीं होता। उनको नहीं, वो भी चाहिए होते हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ नेशनलिस्ट आदमी हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन वो हमसे पैसा नहीं मांगते। वो कहते हैं हम खुद पैसा खर्च करेंगे। और देखिए आप जैसे कुछ लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो देश की बात करते हैं तो देश के लिए काम करते हैं, वो पैसा तो नहीं मांगते किससे। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उनको पैसा ही मिलता है। केजरीवाल कम से कम यहाँ 300 यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसको फंडिंग करता है क्योंकि उसको अपनी प्रमोशन करनी होती है। सर 2000 करोड़ रुपए वो अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहा है। आप देखिए ना कि जब यहाँ पे कोविड आया था 2021 में, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर 150 करोड़ रुपए खर्च किए उसने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ताकि उसको मीडिया से क्रिटिसिज्म ना हो। नहीं हुआ, किसने क्रिटिसाइज नहीं किया, किसने पूछा नहीं कि जो तुम्हारे हॉस्पिटल में लोग बैठे हैं, जो यहाँ पे बेड पे बैठे हैं मुसलमानों के नाम पे, वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तुम हिंदुओं को बेड क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है तुम्हारी ऑक्सीजन? इसने कहा जी सेंटर ने ऑक्सीजन नहीं दी। सेंटर ने कहा कि हमने तुम्हें इतने पैसे दिए ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए, तुमने यूज़ नहीं किए। और जब ऑक्सीजन पहुंची तो उनके जो ट्रक्स थे वो पेट्रोल पंप के बाहर खड़े कर दिए और ऑक्सीजन बाहर निकाल दी। अब भी जब दिल्ली के अंदर आपका प्रॉब्लम थी, धुएं की प्रॉब्लम थी, धुआं कहाँ से आ रहा है? पंजाब हरियाणा से। और जब धुएं की प्रॉब्लम थी तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कोई गाड़ियाँ खरीद ली। एक तो कूड़ा साफ़ करने की, वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कूड़ा साफ़ नहीं करती। और दूसरे आपके जो छिड़काव करने वाली गाड़ियाँ वो भी मिसिंग है। वो गाड़ियाँ बरसात में एक्टिव होती हैं जब वहाँ पे पानी चल रहा होता है। सर एक लास्ट सवाल है आपसे। इमेजिन कीजिए इंडिया अलायंस इलेक्शन जीत जाता है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, फिर आपका क्या एनालिसिस है? ये लास्ट सवाल है। देखिए ऐसा है सर, आप तो बहुत ज़्यादा ही उदास एक्सप्रेशन दे दिया आपने। नहीं, देखिए अगर आप अपनी कंट्री से प्यार करते हैं तो आपको इस चीज़ का जवाब तो दिमाग में रखना ही चाहिए। देखिए ऐसा है कि अगर ये राहुल गांधी जीत जाते हैं, PM बन जाते हैं, तो पहला जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा कश्मीर को पाकिस्तान को देना। फिर तो इनका जवाब ये होता है ना कि जरा आज तक तो हमने नहीं दिया तो हम अब क्यों दे देंगे। ऐसा है सर, 2006 में इन्होंने सियाचिन देने की बात की थी पाकिस्तान को। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, 2005 में विजिट किए थे सियाचिन में। 2006 में कहा जी हम सियाचिन दे देंगे, हमें पीस चाहिए ताकि यहाँ पे गोलियां ना चलाएं। अभी मनीशंकर ये भी तो ये बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान को आप खुश रखो। फारूक अब्दुल्ला भी कह गए। 2012 में फिर गए थे ये, और उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर अनाउंस किया था 2012 में कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। सियाचिन पाकिस्तान को चला जाएगा तो क्या होगा? बर्फ़ का ढेर लगा हुआ।
लेकिन जब सियाचिन पाकिस्तान को जाएगा तो वहाँ से एक नुब्रा रिवर निकलती है जो लेह लद्दाख को फीड करती है, तो लेह लद्दाख का पानी बंद हो जाएगा। ये तो पानी हमारे पास है कि जो हमने पानी पाकिस्तान को जो इंडस वाटर ट्रीटी करके पानी दे रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान के पास होता तो हमारा पानी बंद हो जाता अब तक। तो लेह लद्दाख भी इनके पास चला जाएगा। जब वहाँ पे पानी नहीं जाएगा तो कहेंगे चाइना हमने तुम्हें पहले भी एरिया दिया है तो लेह लद्दाख तुम ले लो, तो चाइना ले लेगा। तीसरा काम क्या होगा, जब आपका सियाचिन चला गया तो आपका कारगिल को कौन बचाएगा? कारगिल भी उनके पास जाएगा, पक्की बात है। और कारगिल जाएगा तो आपका कश्मीर चला जाएगा। तो आपको सीधे से नहीं देना, आपको इनडायरेक्ट देना है। नेहरू ने क्या किया था, मणिपुर का काफ़ी हिस्सा तो कुछ वैली तो इन्होंने म्यांमार को दे दी थी, अब ये मणिपुर भी पाकिस्तान को दे देंगे, म्यांमार को दे देंगे। वहाँ भी पीस चाहिए, वहाँ पे मिलिटेंसी ख़त्म करनी है। क्योंकि नेहरू जो राहुल गांधी बहुत विजन वाले आदमी। फिर दूसरा क्या है, वो शुरू से डिमांड कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, इनके टाइम में बहुत से एरिया अरुणाचल प्रदेश का लेने की कोशिश की गई, लिया भी कुछ एरिया, लेकिन चाइना ने इसलिए उस पर कब्जा नहीं किया कि उसके पास वहाँ पे रोड्स या सिस्टम नहीं था कि उसको कैसे मैनेज करेगा। मैं गया हूँ उस एरिया के अंदर, तो अरुणाचल प्रदेश उनके पास चला जाएगा। आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले वहाँ पे झुग्गियाँ होती थी, मैं वहाँ पे विजिट किया हूँ, वहाँ पे आप जा नहीं सकते थे, मिट्टी के हिल्स थे वहाँ पे। आज वहाँ पे क्या है, पूरा इंटरनेट सेवा लगा दी गई है और झुग्गी में लोग रहते थे, रॉ के लोग भी वहाँ झुग्गी में ही रहते थे क्योंकि सिमिलरिटी रखनी पड़ती है। खाने पीने की चीज़ें जाती नहीं थी वहाँ पे, रूट्स हैं नहीं। आज वहाँ पे 2000 किलोमीटर का एक हाईवे बनाई जा रही है पूरे अरुणाचल प्रदेश को लिंक करने के लिए। जबकि आप मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कैसे हमारी गवर्नमेंट ये हाईवे बनाएगी। फिर वहाँ पे टनल बनाई जा रही है, सेलर टनल बना दी गई ताकि तवांग तक हमारी फोर्सेस इजीली पहुँच सकें। 1962 के अंदर जो लड़ाई हुई थी तो तवांग का पे कब्जा कर लिया था चाइना ने, और उसके बाद वो तेजपुर से लिंक बनता है, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। तेजपुर के अंदर रॉ का भी ऑफिस था, सब खाली कर दिए गए, लेकिन वो तो अमेरिकन फोर्सेस लैंड कर गई, मैरीन्स लैंड कर गए कलकत्ता के ऊपर, तो चाइनीज़ भाग गए क्योंकि हमारे पास आर्म्स एमुनिशन थे नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार का कुछ बचा हुआ सामान था, जो फोर्सेस थी ना तो उनके पास, एक उनको अंगोला शर्ट थी उनके पास -डिग्री के अंदर वहाँ पे, वो पहन के आप कैसे सर्वाइव करोगे? ना तो उनके पास जूते, जो आर्मी को भेजा गया उनको एयर ड्रॉप किया गया, उनको पता ही नहीं था कि चाइना किस तरफ है, इंडिया किस तरफ है। पूरा हिली एरिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया है सारा, लोग वहाँ पे अनएजुकेटेड थे। आज वहाँ पे फल सब्जियाँ उगाई जा रही हैं इजराइल की मदद से। वहाँ पे यूरेनियम मिला है मचुका के अंदर, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे आपकी कॉस्टली जो है और मटेरियल्स मिले उसको किया जा रहा है, और रोड्स बनाए जा रहे हैं, लिंक बनाया जा रहा है वहाँ पे। अदरवाइज़ वहाँ पे जाने के लिए, जैसे इवन रॉ के लोग जब जाते थे पैदल जाते थे तो एक जगह पे उनको ड्रॉप कर दिया जाता था, वहाँ से वो 7 दिन लगते थे अपनी पोस्ट पे जाने के लिए। ना रास्ता ना कुछ, पगडंडियाँ बनी हुई थी, एक लोकल आदमी आ जाता था उनको ले जाता था और फिर कहता सर रुकिए। जब आदमी रुकता था तो वो कहता था मैं जब इशारा करूँ तो आगे ना भाग के जाता था एक पेड़ के आगे, और जब वहाँ पेड़ को क्रॉस करता था तो पेड़ से लीचीस गिरती थी बारिश की तरह, और अगर अनजान आदमी जाएगा तो मर जाएगा। फिर कहता सर आप आइए, तो तब वो निकलता था, फिर लीचीज आती थी, और जब आगे रेस्ट करते थे कहीं जगह पे, कहीं पे चटाई पे बैठ करके तो लीची साफ करते थे पैर के ऊपर, फिर भी लीचीज घुसी होती थी जूतों के अंदर, सिगरेट से साफ करते थे। ऐसी हार्ड लाइफ थी, और ऐसे हमारे सोल्जर लड़े नहीं उनसे, सिर्फ सुसाइड करने गए थे। आपने उस जगह पे सोल्जर को भेजा जहाँ पे उनको पता नहीं था एरिया क्या है, 2 दिन पहले भेज दिया, चाइना की लड़ाई हो रही है तब एयर ड्रॉप कर दिया, पीछे सामान आप दे नहीं पाए, आर्म्स एमुनिशन थे नहीं, क्योंकि उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे नेहरू के टाइम में वो भी कम्युनिस्ट थे। इस देश को बर्बाद करने के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है वो कम्युनिस्टों ने किया है, और शुक्र है वो वेस्ट बंगाल से निकल गए, लेकिन अब भी उनकी जड़ें हैं। उनकी जड़ें तो उनकी मौसी बैठ गई वेस्ट बंगाल के अंदर, वो भी उसी इंटेंशन से है, स्मगलिंग करो। 2 लाख यहाँ से गाय स्मगल होती थी बांग्लादेश के अंदर, फेंसिंग की गई। फेंसिंग की मोदी ने पावर में आने के बाद 2015 में विजिट किया बांग्लादेश के अंदर, उसके फेंसिंग का डिसीजन लिया, लेकिन 200 किलोमीटर के एरिया में फेंसिंग नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे ज़मीन दलदली है, नदी जाती है, पद्मा रिवर क्रॉस करती है। तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया कि उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वहाँ पे शहद के छत्ते लगा दिए उन्होंने कि कोई आदमी क्रॉस करे तो वो शहद के छत्ते में फंस जाए या उसको मक्खियाँ चिपट जाएँ, और शहद के छत्तों के डबल पर्पज़ है। एक तो इस तरफ की जो आपकी सब्जी फल होते हैं वो ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं, क्योंकि ये मक्खियाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी एग्रीकल्चर के अंदर भी। म्यांमार के अंदर भी इस टाइम पे फेंसिंग की जा रही है
1397 किलोमीटर का शायद बॉर्डर है या 1400 किलोमीटर का, वहाँ पे फेंसिंग की जा रही है। अब देखिए पूरा पहाड़ है आपके, कहाँ कहाँ से कोई घुस सकता है। छोटी मोटी जगह पे जाकर के फेंसिंग करेंगे, पूरे पहाड़ की तो आप कर नहीं सकते। हिल के ऊपर चोटी पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन वहाँ पे एंट्री पॉइंट्स होते हैं। स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है, देश को मजबूत किया जा रहा है। और जब कांग्रेसी तो फिर राहुल गांधी जाके पूछते हैं कि आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए किया क्या है। और संजय राउत जैसे आदमी जिनको सिर ना पता पैर पता, वो भी कहते हैं कि आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या किया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेट्स के अंदर कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, रेलवे का लिंक नहीं है। किसी किसी जगह में एक रोड बनता है और वो जो ब्लॉक हो जाए तो वो स्टेट में एंट्री बंद हो जाती है। वहाँ रेलवे बनाई जा रही है, एयरपोर्ट बनाए गए हैं, लोगों को नौकरियाँ दी कई गई हैं। 1000 किलोमीटर रोड बनी है सर। बहुत बनी है। आप देखिए मणिपुर के अंदर देखिए, अगरतला के अंदर देखिए, बाकी सब जगह के अंदर देखिए, आप कश्मीर के अंदर देखिए। मैं कश्मीर विजिट करके आया हूँ सितंबर के अंदर, देखा जगह जगह रोड बन रही हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। लाल चौक पे घूम के आया, पहले क्या कोई जा सकता था लाल चौक पे? बिंदे लगा के लोग घूम रहे हैं खुलेआम वहाँ पे। सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं सिर्फ दिखाने के लिए, सीआरपीएफ के लोग। अब आर्मी को उन्होंने बॉर्डर पे मूव कर दिया, क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो लोग चुप होंगे ना। आपने नॉर्थ ईस्ट को इसलिए ने डेवलप किया कि आपको एक एक सीट मिलती है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, एक स्टेट के अंदर, तो इनको क्या ज़रूरत है डेवलप करने की। हमारे यहाँ पे पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड चला हुआ था, स्पेशली 90 से, कि पावर में आओ, प्राइम मिनिस्टर के सीट संभालो, पैसा कमाओ और जाओ। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग महलों में रहने लग गए, जैसे मुगल आपकी कंट्री के अंदर आकर रहने लग गए थे। इस कंट्री के अंदर जो देश के दुश्मन थे उनके नाम पे रोड रखे गए हैं। अकबर के नाम पे रोड रखा गया दिल्ली के अंदर, हुमायूं के नाम पे रोड रखा गया। सर एट लास्ट मेरा सर एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि करण थापर के शो में जाकर के बता दीजिए CC1 कौन है। वो पागल हो जाएगा इंसान, मुझे डर लग रहा है। आई एम वेरी वरीड अबाउट हिज मेंटल हेल्थ, वेरी वरीड अबाउट हिज सिक्योरिटी। देखिए करण, मेरे को एक किसी ने अप्रोच किया था, एक लड़की ने अप्रोच किया, कहते जो आपका ये जाधव को जो पकड़ा गया ना, कुलभूषण जाधव, ये रॉ का एजेंट है। मैंने कहा देखो मैं ईरान के अंदर रहा हूँ, पहली बात हमारे रॉ के अंदर कोई नेवी के ऑफिसर्स नहीं होते, और हम उनको सड़कों में नहीं छोड़ते कि सड़कों में जाओ वहाँ काम करो। और पहली बात हम अपने आदमियों को करप्ट भी नहीं करते। 6 रुपये का एक आदमी ने खर्चा किया था किसी आर्मी वाले को विस्की दे करके, सिक्किम के अंदर उसमें 6 रुपये की मिलती थी वहाँ विस्की, या रम थी शायद, उसको डिनाई कर दिया और वार्निंग दे दी गई, यू आर नॉट हेयर टू करप्ट योर ओन पीपल। हम अपने लोगों को नत्थे नहीं बेच सकते पाकिस्तान के अंदर। नहीं वो आए नंदी करके, मैंने कहा जो नंदी की बात कर रहे हो ना, उसका फादर रॉ के अंदर था, उसके घर के ऊपर ताले लगा दिए गए थे, चोर था नंबर 1 का। और मैंने कहा जिसने तुम्हें भेजा ना उसको कहो अपनी औकात में रहे, शर्म में रहे, देश है। करण थापर कौन है? कौन था इसका फादर? PN थापर। उसका फादर कौन था? ये ब्रिटिश एजेंट थे, ब्रिटिश के लिए जासूसी करते थे, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ, देश के खिलाफ। और उन्होंने इनको जायदादें दे दी, नौकरियां दे दी अच्छी अच्छी, पैसे आ गए, नौकरियां आ गई, तो आप अमीर बन गए। तो आप अब तो ब्रिटिश चले गए, आप क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन देश के तो नहीं हुए आप क्यों नहीं चले जाते? ये रोमिला थापर, करण थापर, ये सब क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है। रोमिला थापर कम्युनिस्ट है, JNU में आना चाह रहे थे, JNU में नहीं लिया उसको। दे आर क्रिश्चियंस, यू नो। आप सैम पिट्रोडा जो मर्जी बात करें, वो भी क्रिश्चियन है। राहुल गांधी का मंदिर जाते देखा आपने? इलेक्शन के टाइम में जनेऊ पहनता है, मंदिर के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर नहीं घुसता। इवन ये चाइना के अंदर चला गया था मंदिर के विजिट करने के लिए, अंदर नहीं किया, फोटो खिंचवा दी। और किसके साथ गया? चाइनीज PLA की गोदी में बैठ के गया। आपको देश से नफरत है? जिस देश में रहते हो वहाँ का खाते हो और फल फूल रहे हो इस देश के अंदर, फिर आपके पास जर्नलिज्म में आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। पहले तो ये था ना कि आप पॉलिटिशियन को भी हाथ नहीं लगा सकते, अब तो पॉलिटिशियन कब्जे में आने शुरू हो गए। ये तो नहीं है कि आप पॉलिटिशियन हो गया, जो कुछ करेंगे आप करते रहिए। केजरीवाल आ गया, झारखंड का CM सोरेन आ गया, और भी आएंगे। लालू भी पकड़ा गया था चारा घोटाले के अंदर, लेकिन चारा घोटाला तो है लेकिन दूध नहीं मिला। लोग ढूंढ रहे हैं। मैंने कार्टून देख रहा था, उसने कहा जी चारा घोटाला, राहुल गांधी पूछता है उससे, तेजस्वी यादव से, कि चारा घोटाला तो किया तुम्हारे फादर ने, लेकिन दूध तो देते नहीं है वो। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आज, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ और भी सेशंस अब हम रेगुलरली जरूर करेंगे। और आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इलेक्शन का टाइम है, घर से निकलें, वोट ज़रूर करें, जिसको मर्जी करें, राहुल गांधी को ही करें या मोदी को करें, जिसको भी करें करें। अपना वोट ज़ाया न कीजिए, घर पे मत बैठिए, IPL मत देखिए। हार्डली आधा 1 घंटा लगता है घर से निकल करके वोट करके आने में।
अब इतना आसान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि आपके घर के आसपास वो बूथ्स बनाते हैं, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो घर से बूथ तक जाने आने के लिए व्हीकल्स भी प्रोवाइड करती हैं। तो किसी का भी एक का व्हीकल में बैठ के चले जाइए, वोट भले ही उसके अपोनेंट को दे दीजिएगा, लेकिन जो सुविधा है उस सुविधा का लाभ उठाइए। तो आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।